स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है। आखिरी 1.5 घंटा बचा है और लगातार 2 हफ्तों से तो आपने बढ़िया बढ़त का ट्रेंड दिखा है। इस हफ्ते भी बाजार अच्छी तेजी में रहे हैं, नेगेटिव न्यूज को इग्नोर करा है, पॉजिटिव न्यूज में रिएक्ट करते हुए दिखे है। इवेंट हैवी हफ्ता था और उसमें भी देखिए बाजार जबरदस्त तेजी में रहे हैं। आज पॉलिसी के बाद भी बढ़िया एक्शन आपके लिए बना हुआ है। तो कैसा रहेगा आने वाला 1.5 घंटा, कुछ नतीजे भी आने वाले हैं, उस पर भी करेंगे फोकस, और फिर नए हफ्ते की कैसे करनी है तैयारी, इस पर भी होगी चर्चा। आइए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस समय की बड़ी बातें क्या हैं। दायरे में है बाजार, बट पॉजिटिव मोमेंटम बाजार का बरकरार है। अभी भी अगर आप देखें तो अच्छी तेजी का माहौल बना हुआ है। 30-35 अंक ऊपर, निफ्टी 17,400 के ऊपर आराम से होल्ड करते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी 200 अंक ऊपर, 37,950 के पास यहां पर भी आपको ट्रेड होते हुए दिखेगा। अच्छे मूड में आपको बाजार दिख रहे हैं। बैंक्स और फाइनेंशियल्स तो अच्छे मूड में हैं ही, साथ ही आज आईटी शेयर से भी सहारा मिला है। लगातार दूसरे दिन हम देख रहे हैं जब आईटी में अच्छी खरीदारी हो रही है, तो ये भी बाजार को ऊपर ले जाने में अच्छा योगदान दिखा रहा है। ऑटो शेयर यहां पर आज बिकवाली दिख रही है, बिकवाली नहीं, थोड़ी मुनाफा वसूली आप कह सकते हैं। थोड़ा रोटेशन बाजार में है, बट ऑटो इंडेक्स को ज्यादा गिरावट नहीं है, 0.5% ही नीचे आपको होते हुए दिखेगा। ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक हैं, कल से तो आज तक का अच्छा हैंडओवर मिला था। अभी भी अगर आप देखें डाउ फ्यूचर्स हल्की बढ़त दिखा रहे हैं। यूरोप के बाजार यहां पर थोड़ा मिला जुला एक्शन है। तो ग्लोबल संकेत तो बढ़िया है, हमारे बाजार जबरदस्त एक्शन में है। रुपए में आज आपने एक अच्छा पुल बैक मूव देखा है, सारे संकेत ठीक दिख रहे हैं। कैसे रहेगा आने वाला 1.5 घंटा, हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ने के लिए तैयार हैं और उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से करनी है आपको तैयारी। साथ ही थोड़ी खबरें और ट्रिगर्स भी आपको जानने जरूरी हैं। बट आज का जो एक्शन रहा है अच्छा रहा है। बड़ी पॉलिसी आई थी, एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही रही पॉलिसी, कोई ऐसी कमेंट्री नहीं थी गवर्नर साहब की तरफ से जिसकी वजह से बाजार का मूड माहौल खराब हो, और तब से हम देख रहे हैं एक सीमित दायरे में पॉजिटिव मोमेंटम के साथ कारोबार बना हुआ है। तो आइए जानते हैं अनिल जी के साथ सबसे पहले कि बाजार पर क्या नजरिया बन रहा है। वीकली क्लोजिंग के लिए भी हम जा रहे हैं, और अनिल जी जो लेवल्स आपको पसंद थे उन लेवल्स पर तो बाजार आराम से होल्ड कर रहे हैं, रेंज बाउंड बट पॉजिटिव बायस के साथ साथ। 17,475, 17,525 कल की हाई रेंज रुकावट की, आज की हाई रेंज रुकावट की। आज का हाई 17,474, 38,050, 38,200 ऊपर की रेंज, 38,150 आज का हाई। परफेक्ट मार्केट है रेंज के लिहाज से। ऊपर भी नीचे भी आप देखिए वही 17,381 के आसपास का लो है, यानी 17,400 के नीचे टिक नहीं रहा, लगभग वहीं पर सपोर्ट ले रहा है। बैंक निफ्टी भी आपका 37,800 के आसपास सपोर्ट ले, तो बेसिकली रेंज बाउंड परफेक्ट मार्केट है। डाउ फ्यूचर्स आपका थोड़ा 100 ऊपर था, 30 रह गया, तो उस वजह से हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग वीकेंड सेशन है। मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर कट परफेक्ट है, कोई रेंज नहीं। डेटा आज थोड़े कम है, वीकली नई सीरीज शुरू हुई, तो आज बनेंगे, मंडे से थोड़े डेटा ज़्यादा होंगे, और इस सीरीज में तो एक दिन कम भी रहेगा। हाँ, ट्यूसडे छुट्टी है ना। ट्यूसडे छुट्टी है। काफ़ी लोग तो वेडनेसडे की भी मना रहे हैं, राखी के चक्कर में। नहीं, राखी थर्सडे, सॉरी थर्सडे है नहीं यार, छुट्टी नहीं है, राखी बंधवाओ। हाँ, लेकिन छुट्टी मत मनाओ, मार्केट खुला हुआ है। तो ये भी गजब है, राखी के दिन तो होनी चाहिए, यूजुअली मिल जाती है। नहीं, मार्केट में कभी नहीं आ सकता। और मेरे ख्याल से फ्राइडे जन्माष्टमी भी है। नहीं, जन्माष्टमी अगले फ्राइडे 24 तारीख को, उस दिन छुट्टी नहीं है। छुट्टी नहीं, छुट्टी नहीं है। हाँ, वो भी एक तो छुट्टी नहीं होती, याद भी नहीं रहता दीप को कि कौन सा कब आ रहा है। जो छुट्टी वो सब याद रहता है, बट एनीवे साल में शुरुआत में ही सारे याद कर लेते हैं। हाँ, लंबे वीकेंड पे मंडे की छुट्टी लो तो 4 दिन की छुट्टी हो जाती है। अगले वीकेंड पे मंडे वापस 15 अगस्त से 3 दिन का लंबा वीकेंड हो गया। अच्छा, इस बार बहुत सारे लोग घूमने फिरने के मूड में हैं कि अगर आप 4 दिन की छुट्टी ले लो, मार्केट वाले हैं, तो आपके 10 दिन की छुट्टी हो जाती है। और अगर आप मार्केट को हटके दी, जैसे आपकी ये भी छुट्टी है राखी वाखी की, तो 3 दिन की छुट्टी लो, 10 दिन की हो जाती है। ऐसा बहुत सारे लोग छुट्टियों के मूड में हैं अभी। अप्लाई करूँ? हाँ। बाकी अब लेट नहीं गया, आइडिया आपने अभी दिया। बेटर लेट देन नेवर। ओके, तो चलिए, हम जो छुट्टियों के मूड में नहीं है वो हमारे एक्सपर्ट से जो थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन तब तक आइए एक बार जल्दी से जान लें बाजार में कौन कौन से ट्रिगर्स है जिन पर रखनी है नजर सैटरडे संडे की छुट्टी के अलावा। जी, रिजल्ट तो आएंगे कुशल सैटरडे संडे को भी। हाँ, बाजार का दिग्गज पीएसयू बैंक का एसबीआई भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा कल। बट आज के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एफएनओ स्पेस से अभी भी पेट्रोनेट एलएनजी, आदित्य बिरला फैशन, साथ ही एनएमडीसी के नंबर्स आने बाकी हैं। इनफैक्ट ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस के जो जुलाई के जॉब्स आंकड़े हैं वहां पर भी हमारा बड़ा फोकस रहेगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंगली देखना होगा कि फेड किस तरह से ब्याज दरों पर अपना मूव बनाता है। साथ ही कल के सत्र में एसबीआई अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। इनफैक्ट बीपीसीएल के नंबर्स भी निफ्टी से आते हुए दिख रहे हैं।
इनफैक्ट एफएनओ स्पेस से अमर राजा बैटरीज, मारिको, एचपीसीएल और महानगर गैस भी अपने नंबर्स पोस्ट करेंगी। और सोमवार 8 अगस्त निफ्टी से अदानी पोर्ट्स, इनफैक्ट भारती एयरटेल और पावर ग्रिड पर नजर रखिए। एफएनओ स्पेस से कई सारी कंपनियां हैं जिसमें सिटी यूनियन बैंक, इंडियन होटल, सामवर्धन मदरसन, नेशनल एल्यूमिनियम नाल्को, टॉरेंट पावर, साथ ही वर्लपूल और जीएनएफसी के नंबर्स पर भी नजर रखनी है। मैट्रिमनी इसका बायबैक बंद होता हुआ दिखेगा सोमवार को, और एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे काफ़ी सारे स्टॉक्स निफ्टी के, पर्टिकुलरली आईसीआईसीआई बैंक है, सिप्ला है। इनफैक्ट एफएनओ स्पेस से अल्केम लैब्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी नजर रखिए, तो इनकी भी फाइनल डिविडेंड्स की एक्स डेट होती दिखेगी सोमवार को। तो ये हैं आपके लिए ढेरों ट्रिगर्स, और नतीजों के लिए तो आने वाले 10 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सीजन भी एंड तभी होगा। आइए अरमान से जानते हैं आज के कौन से नतीजे आ चुके हैं और खबरें कौन सी हैं। अरमान, पहले तो बताइए कुछ जो बड़े और इंपॉर्टेंट नतीजे हैं वो कौन से आए हैं। सबसे पहले टाइटन के नतीजे आते हुए दिखे हैं। जो स्टैंडअलोन का मुनाफा है वो लगभग 13x टाइम्स बढ़ के आया है, 61 करोड़ से बढ़कर 793 करोड़ के पर आया है। हालांकि जो हमारा अनुमान था वो 930 करोड़ का था। और आय अगर देखेंगे, आय में भी आपको 175% का उछाल देखा गया है। और मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स भी 4% से बढ़कर 13% पर आते हुए दिखे हैं। M&M के नतीजे अगर आप देखेंगे तो मुनाफा जो है, मुनाफे में आपको 67% की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं अगर आय देखेंगे, आय में भी लगभग 67% की आपको बढ़ोतरी देखी गई है। और मार्जिन्स है, मार्जिन्स में थोड़ा सा कट देखा गया है, लगभग 14% से घटकर 11.9% पर आते हुए दिखे हैं। एल्केम लैब की बात करें तो उनका मुनाफा जो है वहां पर 72% की आपको कटौती देखी गई है। और आय में भी लगभग 6% की कटौती देखी गई है। इसका मेन रीजन ये है क्योंकि जो मार्जिन्स है, मार्जिन्स लगभग 22% से घटकर सिर्फ 8% पर आते हुए दिखे हैं। यूको बैंक अगर देखेंगे, स्टैंडअलोन इनका मुनाफा लगभग 22% बढ़कर आता हुआ दिखा है। और एनआईएस की बात करेंगे, एनआईएस 13% बढ़कर आते हुए दिखे हैं। और ग्रॉस एनपीए 7.9% से घटकर 7.4% पर आते हुए दिखे हैं। और अंत में अगर एरिस लाइफ साइंस बड़े नतीजों में अगर देखेंगे तो एरिस लाइफ साइंस की अगर बात करें, एरिस लाइफ साइंस का मुनाफा जो है वो लगभग 14% घट कर आया है। हालांकि आय में आपको बढ़ोतरी दिखेगी 18% की। और मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स 36% से घटकर 32.4% पर आते हुए दिखे हैं। तो ये है आपके लिए कुछ बड़े नतीजे। बट अरमान, कुछ और भी नतीजे आए हैं और साथ ही कुछ और खबरें भी आपके पास, ये भी बताएं। बिल्कुल, ग्रेफाइट इंडिया पर ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट इंडिया का मुनाफा देखिए 84% गिर कर आता हुआ दिखा है। हालांकि आपको आय में दिखेगी, आय में लगभग 42% का उछाल है। पर उसका मेन रीजन जो है वो है मार्जिन्स 23% से घटकर सिर्फ 3% पर आते हुए दिखे हैं। वेंकीस पर भी ध्यान रखिएगा, जिसका मुनाफे में आपको 10% की कटौती दिखेगी, पर आय में आपको 10% की बढ़ोतरी दिखेगी। और मार्जिन्स भी हैं जो 7.3% से घटकर लगभग 6% पर आते हुए दिखे हैं। फैक्ट की बात करें तो उनका मुनाफा 40 करोड़ से बढ़कर लगभग 140 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। और अगर मार्जिन्स की बात करें, मार्जिन्स में भी आपको बढ़ोतरी दिखी है, 11.4% से बढ़कर 14.2% पर आते हुए दिखे हैं। खबरों में अपडेट आता हुआ दिखा है फोर्स मोटर्स का, जहां पे जुलाई में जो बिक्री है, जो उनकी कुल बिक्री, वो लगभग 2000 से बढ़कर 2300 पर आती हुई दिखी है। और घरेलू बिक्री में भी आपको लगभग 6% का उछाल देखा गया है। आईजीएल पीटीआई के हवाले से खबर आती हुई दिखी है, जो पीएनजी की कीमतें हैं उसमें 2.63 एससीएम की बढ़ोतरी की गई है। और अंत में ऑरबिंदो फार्मा पर ध्यान रखिएगा, जिसमें यूएसएफडीए से जांच के बाद ईआईआर मिला है। और यूएसएफडीए ने जांच को वीएआई कैटेगरी में डाल दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए दमदार एक्शन वाले स्टॉक्स खबरों के दम पर। फाइनली ऑरोबिंदो फार्मा के लिए कुछ अच्छी खबर आई है ना? यस। तो चलिए, एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। शुक्रवार है और एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल तैयार है। आइए पहले मैं शक्ल देख लूं कौन कौन आ चुके हैं। ओके, मेरे राइट हैंड साइड कॉर्नर से सिमी जी, कुणाल जी, हाथ खड़ा करते जाए, यस सर ऐसे बोलने की जरूरत नहीं, खाली हाथ भी खड़ा करेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप मन मन में यस सर बोल रहे हैं। क्लास में जैसे मैं तो बोलता था मेरा। बंसल जी, जब तक मैं आपका नाम नहीं बोलूंगा हाथ खड़ा नहीं करेंगे, ऐसा? ओके। अच्छा, सुमित जी हमारे साथ तैयार है। मुदित जी, ओह नहीं अनिल जी। जी बंसल जी। अनिल जी देखिए, अभी हाथ नहीं अनिल जी, अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ इंटरेस्टिंग फॉर मस्ती की पाठशाला अनिल जी। अच्छा, अभी तो लोगों को पता चलेगा अनिल जी। ओहो, अच्छा। मुदित जी हमारे साथ तैयार है और किरण जी हमारे साथ तैयार है। और बीच में जो है उनका, जिनका नाम मैंने इसलिए नहीं लिया कि कुछ क्लास में स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनसे टीचर खुद भी डरता है, तो इसलिए वो भी हमारे साथ तैयार है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहला बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी।
अनिल जी बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है एसआरएफ सिमी जी का फेवरेट काउंटर ना है आपने और इंट्रोडक्शन दिया क्या किरण जी ऐसा है ब्रेकआउट तो बहुत सारे स्टॉक में आते रहते हैं रोज आते हैं कभी हमारी भी तो तारीफ करो आप सिमी जी का फेवरेट काउंटर है और उसके बावजूद मुझे मिल गया ये तो सौभाग्य है और जिस तरीके से ये ब्रेकआउट हुआ है अनिल जी मेरा मानना है कि ये 2600 2650 की तैयारी हो रही है 2518 पे ट्रेड कर रहा है अभी फ्यूचर्स में 2500 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 2600 2640 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल बनानी चाहिए आपके लिए किरण जी की तरफ से एसआरएफ में खरीदारी करिए और सिमी जी भी बिगुल की फरमाइश करिए सिमी जी आपको भी एसआरएफ ही देना है या अलग से बिगुल बजाऊं जी बिल्कुल अनिल जी मुझे भी एसआरएफ ही देना था बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट किरण जी को मौका मिल गया किरण जी मैंने पहले दे दिया बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट है और इनफैक्ट टारगेट भी ऑलमोस्ट सेम ही है मैंने टारगेट जो देखा अच्छा किरण जी का बड़ा टारगेट है मैं तो छोटा सा टारगेट के लिए दे रही थी जस्ट इंट्राडे के लिए 2530 2550 का छोटा सा टारगेट मेरा था 2550 के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए क्योंकि पूरा सेक्टर आज बजिंग है तो मुझे लगता है कि 2550 के ऊपर क्लोजिंग भी आ जाएगी और किरण जी का जो टारगेट है वो भी इसके लिए छोटा नहीं होगा ये मतलब ये भारी नहीं होगा स्टॉक 2700 2750 के लिए रेडी हो रहा है बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट है किरण जी को मौका मिल गया तो मेरे तरफ से भी प्रणाम उनको तो ये किरण जी आपको तो पता है सिमी जी का फेवरेट है आप पूछ नहीं सकते थे सिमी जी को कि मैं दूं या आप दे रही हैं सर नहीं ये गलती हो गई अनिल जी मेरे से हाँ। तो इसके लिए माफी सिमी जी से हाँ ठीक है सिमी जी देखिए अभी मस्ती की पाठशाला में आप बता दीजिएगा माफी कैसे मांगी जाती है कैसे दी जाती है आइए तब तक आशु सर भी तैयार है आशु सर मजबूत है बाजार हाँ एक आध दिन अभी थोड़ा सा ऐसा लगा है कि रुकने की कोशिश कर रहा है थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है आउटलुक भी दे और अगर कोई स्प्रेड आपकी पसंद के हैं तो बताएं सर अनिल जी आउटलुक तो सेम ही है कि नैरो दायरे में वॉलेटिलिटी दिखेगी और कहीं वो पकड़ो और गया नहीं होगा अनिल जी कुछ नहीं होगा अनिल जी कल की भी जो हमने वॉलेटिलिटी देखी मैं आपको कई बार बोल चुका हूं वंस एन ऑप्शन सेलर इज ऑलवेज एन ऑप्शन सेलर तो अनिल जी कल भी जो मिलिट्री एक्सरसाइज या जो मिसाइल चाइना ने गिरा या जो प्रैक्टिस की अनिल जी वो चाइना ने ताइवान पे नहीं गिरा था वो ऑप्शन सेलर्स पे गिरा था क्योंकि अनिल जी ₹2.5 वाली पुट्स मतलब 100 रुपए हुई है कल उसके बाद 10 रुपए वाली कॉल भी 100 रुपए हुई है बाद में तो अनिल जी ये जो ऑप्शन सेलिंग वाली गेम है ना ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती जा रही है और बढ़ती जाएगी तो अनिल जी ये जो वॉलिटिलिटी हम देखते हैं जो लास्ट डे पे वीकली एक्सपायरी पे दिखती है दिस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दी ऑप्शंस तो ऐसे में अनिल जी जो ऑब्वियस ट्रेड होता है ना वो कभी भी राइट ट्रेड नहीं होता तो जैसे एक पुरानी कहावत है ना अनिल जी कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर तो एक्चुअली एवरीथिंग इज फेयर इन लव वॉर एंड मार्केट्स में कोई भी लॉजिक आप आधा टका क्या 1% इंटरेस्ट भी बढ़ा देते तो भी बैंक निफ्टी को मतलब ऊपर जाना है तो ऊपर जाना ही जाना है उसमें आप लॉजिक नहीं ढूंढ सकते क्योंकि वो लॉजिक अनिल जी वो ऑब्वियस लॉजिक है जो ऑब्वियस लॉजिक है वो मार्केट में नहीं चलेगा ये सबसे बड़ी लर्निंग है सबके लिए इस मार्केट के अंदर और जो बहुत जरूरी है देयर इज नो इजी ट्रेड अनिल जी इसी के रेफरेंस में एक और चीज बोलता हूं 1 मिनट जरूर लूंगा बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करना क्योंकि कभी लगता है कि मैं जैसे चार्ट्स के या किसी के अनिल जी मैंने उस दिन परसों आपको बोला मैंने ट्विटर पे भी डाला कि टाटा पावर स्टॉक ऑफ द एक्सपायरी हो सकता है मेरा फिर मैंने आपको वो डिस्क्लेमर दे दिया 235-36 पे कि उसमें वो 52 पत्ते मिल गए हैं सारे एनालिस्ट तो अनिल जी उसमें ये नहीं कि वो गलत है उसमें ये अनिल जी जो अंडरलाइन चीज ये है कि देयर इज नो इजी ट्रेड इन द मार्केट में इजी पैसा तब बनता है जब आप डिफिकल्ट ट्रेड ढूंढते हो जो सबको इजी ट्रेड दिखता है कि टाटा पावर चलेगा वो 8 आउट ऑफ 10 टाइम तो अनिल जी चलेगा नहीं या चलेगा तो इतना थका के चलेगा कि उस वक्त जो लग रहा था वो नहीं होगा तो वो इसलिए मैं उस चीज से थोड़ा सा रिजर्वेशन रख लेता हूं और कभी कभी एज ए डिसिप्लिन कहता हूं कि नहीं अब थम जाना चाहिए क्योंकि देयर इज नो इजी ट्रेड तो ये अनिल जी एक एग्जांपल था और जो बहुत जरूरी है कई बार आपको लगता होगा कि आई एम अगेंस्ट अ पर्टिकुलर थिंग इट इज नॉट अगेंस्ट इट इज द स्टडी अनिल जी क्योंकि इजी ट्रेड नहीं है मार्केट में अगर 8 जनों को वो ट्रेड दिख रहा है तो वो इजी ट्रेड है 80 लोग उसको फॉलो करेंगे वो ट्रेड नहीं होगा जो स्मार्ट मनी है वो हमेशा अनिल जी कॉन्ट्रा ट्रेड ढूंढती है और पैसा असली कॉन्ट्रा ट्रेड में बनता है सिमिलर चीज है अनिल जी मैंने विप्रो की कॉल दी 430 रुपए पे आज 440 है मैं अभी भी बोलता हूं विप्रो बहुत अच्छा है अभी जबकि मतलब वो प्राइस एक्शन के चार्ट्स में अभी भी नहीं आया तो अभी भी अनिल जी विप्रो मेरी कॉल है कि 460 रुपए तक जा सकता है हैविंग सेड दैट अनिल जी जो मेरा निफ्टी का स्प्रेड है वो आज का स्प्रेड है अनिल जी 17,400 की आपको एक पुट लेनी है और 17,200 की 2 पुट बेचनी है अनिल जी ये स्प्रेड है कि मुझे फिर जो पिछली बार भी बनाया इंसिडेंटली अनिल जी पिछली बार में
जो पुट स्प्रेड है उसमें तो पैसे आए, और जो बुल स्प्रेड बनाया था 300-400 का, कल उसमें अनिल जी जैकपॉट लग गया। बट अनिल जी जो अभी का स्प्रेड है इस एक्सपायरी का, वो वीकली एक्सपायरी है, ट्यूसडे छुट्टी है, तो 17,400 की एक पुट लेनी है, 17,200 की 2 पुट बेचनी है। ये स्प्रेड बनेगा अनिल जी सिर्फ 5 रुपए में। स्प्रेड की कॉस्ट है 5 रुपए, 17,400 की एक पुट लेनी है, 17,200 की 2 पुट बेचनी है। ये सेफ कहां तक है? 17,000 तक। ऊपर में 5 रुपए से ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता, कुछ भी कहीं पे भी 18,000 निफ्टी चला जाए। तो अनिल जी मुझे अभी भी लगता है कि बीच बीच में ये 200-200 पॉइंट के आपको झटके मिलेंगे, और अनिल जी अगर उसका टाइमिंग हमारे स्प्रेड के बीच में बैठ गया तो इस स्प्रेड में भी जैकपॉट लग सकता है। तो अनिल जी 17,400 की एक पुट लेनी है, 17,200 की 2 पुट बेचनी है, ये स्प्रेड है। बहुत ज्यादा मैं मंदी अनिल जी टेक्निकल रीजन से नहीं देख रहा हूं, क्योंकि मार्केट अभी भी अंडर ओन्ड है अनिल जी। वो होता है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के चलता है। तो पोस्ट यूक्रेन एक्सपीरियंस जो ताइवान का है, हो तो कुछ भी सकता है अनिल जी। और आपने एक बहुत अच्छी बात 2-3 दिन पहले बोली थी कि ये नहीं कि 4 दिन नहीं हुआ, 5 दिन नहीं हुआ तो 6ठे दिन नहीं होगा, वो हमें बता के नहीं होगा, जब भी होना होगा, अगर होना होगा तो हो सकता है। तो उसकी प्रिपरेशन तो हमेशा रहनी चाहिए। तो अनिल जी जो अपडेट है टाटा पावर में अभी भी पॉजिटिव हूं, लेकिन सिर्फ कॉशियस हो गया था क्योंकि वो इजी ट्रेड बन गया था। विप्रो, इन्फोसिस दोनों में पॉजिटिव कॉल है। निफ्टी में बियर स्प्रेड है, निफ्टी में अनिल जी 200 ऊपर 200 नीचे की रेंज है। इस रेंज में वॉलिटिलिटी बहुत आएगी। जैसे कल भी अनिल जी, मतलब अगर आप स्क्रीन पे बैठे हुए होते और अगर कल आप अनिल जी पुट वालों का हाल देखते, जो मैंने जब देखा कि मतलब 2.5 रुपए की पुट 50 रुपए हो गई, विच इज अनिल जी कई 100%, मतलब कई 100% बढ़ गई, तो अंधेरा आ जाता है। तो ये ट्रेड अनिल जी जरूर होते रहेंगे, और इसके लिए जो स्मार्ट ट्रेडर है वो संभाल भी लेता है और लोगों के पैसे भी लग जाते हैं। तो इसके चलते अनिल जी स्प्रेड थोड़ा सा बढ़िया रहता है। तो मुझे लगता है कि पुट स्प्रेड जरूर हाथ में होना चाहिए। कभी भी 200-300 पॉइंट की करेक्शन आ सकती है, नहीं आएगी तो हमारा क्या जाएगा? कुछ नहीं, 5 रुपए, वो 5 रुपए निकल के आ सकते हैं अनिल जी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक बात है। बट ओवरऑल मार्केट नैरो रेंज में विद वॉलेटाइल रहेगी, और पकड़ो लाओ होता रहेगा, लेकिन कुछ नहीं होगा। ओके, आइए इस बीच इंडिगो पेंट्स के नतीजे आ रहे हैं आपके सामने, जल्दी से रिजल्ट रख दूं। 11.5 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 20 करोड़, वाह वाह। और आय में भी आई है बढ़त, अच्छे नंबर से 156 करोड़ से बढ़कर 224 करोड़ आय का आंकड़ा। इंडिगो पेंट्स के चार्ट्स कुणाल जी ने खोल लिए हैं, पढ़ रहे हैं, लेवल्स देख रहे हैं, तब तक मैं आपके सामने रिजल्ट्स रख रहा हूं। तो रिजल्ट्स दमदार आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक 4% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। चार्ट्स पर लेवल कुणाल जी बताएं। अनिल जी देखिए, ऑलरेडी स्टॉक 3-4 दिनों में चल चुका है, और एक रेजिस्टेंस मुझे 1700 के आसपास, 1685, 1700 के आसपास नजर आती है। तो मेरी नई खरीदारी की राय नहीं है। जिनके पास पोजीशन है इन लेवल्स पर, मुझे लगता है एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। 1700 एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, और स्टॉक 3 दिनों से चला हुआ है, तो एक बार एग्जिट करने की राय। एक बार एग्जिट कर ले इंडिगो पेंट्स। ये है आपके ले रहा है। नतीजे आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। वैसे पेंट कंपनीज की परफॉर्मेंस तो शानदार रही है, और यहाँ पर भी देखिए मुनाफा 11.5 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ का आपको मुनाफा आते हुए दिख रहा है। बॉटम लाइन पर अच्छी परफॉर्मेंस रही है, और ओवरऑल नतीजे भी हमने कंपनी की तरफ से अच्छे ही देखे हैं। कैम्स के भी नतीजे आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। मुनाफे में कटौती देखिए, 74 करोड़ से घटकर मुनाफा आपका 65 करोड़ का आ रहा है। तिमाही दर तिमाही ये कंपैरिजन आप देख रहे हैं कैम्स का। इस पर भी रखिए नज़र। तिमाही दर तिमाही मुनाफे में आपने गिरावट आती हुई देखी है कैम्स के लिए इस समय। ये भी फैक्टर आपके लिए पर रहना चाहिए। नंबर्स इनके भी आते हुए दिख रहे हैं स्क्रीन पर। आइए कुछ और स्टॉक्स भी जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है, और मूव आपको बाजार में बनते हुए दिखा रहे हैं। बैंक्स और फाइनेंशियल्स यहीं पर पूरी मूव रही है, बट साथ ही आज आईटी का भी पूरा सहारा है। बट आज का स्टार परफॉर्मर है इंटरग्लोब एविएशन। इंडिगो 5% ऊपर ये काउंटर इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस समय भी अच्छी तेजी इसमें बनी हुई है। मुदित जी जरा देखें सर इंटरग्लोब, इसके चार्ट पर कोई राय? गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून अनिल जी। बिल्कुल देखिए, चार्ट्स पर भी तेजी बन रही है, और पहले भी कई बार इस पर बात करी है। अभी और तेजी बनेगी। 2140 यहाँ से आप पहला हर्डल बनेगा। 2140 भी अगर निकाल दिया, 2180 तक के अपसाइड मूव इंडिगो में देखने को मिलेंगे। यहाँ बिल्कुल पोजीशन है, होल्ड करके चलिए। एक छोटा सा डिप का वेट कीजिए, 2065 के आसपास स्टॉक आता है, नया खरीदारी करने की भी सलाह देंगे। 2140 2180 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 2010 का। 2010 के टारगेट के लिए इंटरग्लोब एविएशन, इस पर रखिए नजर। मिंदा कॉप, सुमित जी इसके चार्ट जरा आप पुल अप करिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। जबरदस्त परफॉर्मेंस, 560 करोड़ से आय बढ़कर 1010 करोड़ की आपको आती हुई दिख रही है। बहुत ही शानदार उछाल आपने आय में देखा, और स्टॉक भी इस समय उसी दम पर रिएक्ट कर रहा है। बड़ा उछाल आपको आय में आते हुए दिख रहा है। 560 करोड़ से बढ़कर 1010 करोड़ की आय। मुनाफा 7 करोड़ से बढ़कर 52.5 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है।
मुनाफे में बड़ा उछाल आया, देखेंगे कुछ पिछली बार अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडजस्टमेंट था जिसके लिए मुनाफा कम था, या इस बार कुछ एक्सेप्शनल गेन है जिसकी वजह से मुनाफे में इतनी बड़ा उछाल आया। सुमित जी जरा चार्ट देखें सर, ऑन द फेस ऑफ इट जबरदस्त नंबर्स दिख रहे हैं। स्टॉक का मोमेंट भी अच्छा दिख रहा है, चार्ट्स के अंदर भी एक अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। 240 242 के ऊपर सस्टेन करने का मतलब हो गया कि स्टॉक के अंदर यहां से एक ऊपर का मूव देखने को मिलेगा और 260 रुपए से लेकर 275 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। मिंडा कॉर्प में जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट बन रहा है 232 रुपए के आसपास बन रहा है, 232 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। 260 275 के लेवल आने वाले कुछ दिनों में मिंडा कॉर्प में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए राय मिंडा कॉर्प पर आती हुई दमदार नतीजे, एक्शन भरपूर इस वक्त आपको इस स्टॉक में भी नजर आएगा। आइए बढ़ते आगे, और 6 महीने के निचले स्तर पर आ चुका है कच्चा तेल और आगे और भाव गिरने के संकेत है। वाह, कितना गिर सकता है और कितना कच्चा तेल नीचे आ सकता है, क्या कच्चे तेल के महंगे भावों से हमें मिलेगी मुक्ति? ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं नेहा के पास। नेहा बताइए गिरने की वजह और आगे गिरने के क्या रास्ते हैं? सर पहले तो दीप और हमारे बीच में जो एक पैक्ट हुआ था, हाँ, समझौता। हाँ, अरे तो हम उसी राह पर मेरी हैं। एब्सेंस में तो आपने प्रॉमिस कर दिया था सर। नहीं, ये तो नाइंसाफी। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस पैक्ट की बात कर रही हूँ। जब सर घर से शो कर रहे थे तब कहा था कि तेल की कीमतें और प्रेशर में आएंगी और मार्केट उठता हुआ दिखेगा, तो हम उस राह की तरफ। मार्केट की तेजी तो हम कर लेंगे, बिना तेल के भी वैसे कर लेते हैं आजकल, लेकिन हाँ, लेकिन नीचे आ जाए तो बहुत ही बढ़िया, कॉन्फिडेंस वाली। हाँ, सर अच्छी बात, सबसे अच्छी बात ये कौन सा था कि क्या मैंने क्या नेहा को परमानेंट बना देंगे। आपने कहा आप तेल नीचे रखिए, आपको परमानेंट बना देंगे। नेहा खुद ही तैयार नहीं था, नेहा बोले जाने तो तेल ऊपर ही रहता, ठीक है इतना काम कौन करेगा। अच्छा सर, जोक्स अपार्ट, सबसे अच्छी बात है कि जो 32% का वॉर प्रीमियम था वो अगस्त के पहले हफ्ते में छट गया है। और इंटरेस्टिंग बात ये रही है कि 2 हफ्ते के टाइम फ्रेम में, जब ये वॉर शुरू हुआ था 24 फरवरी को, 24 फरवरी से 7 मार्च के बीच में 32% कीमतें भाग गई थी। हफ्ते भर में 21% तक की स्ट्रेंथ हमने बनते हुए देखी थी। और उस लेवल से जब $139 पर कच्चा तेल ब्रेंट गया था, वहां से अब जाकर वो 32% का प्रीमियम छूटा है। मतलब चढ़ने में 2 हफ्ते लगे और उतरने में 5 महीने का समय लगा है। और आप कह सकते हैं एलिवेटेड लेवल्स रहे मार्च से मई के बीच में। कारण था सप्लाई की चिंताएं। सबसे बड़ा कारण तो जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पर युद्ध छेड़ा तभी बन गया, क्योंकि याद रखिए रशिया का जो योगदान है ग्लोबल आउटपुट में वो वॉर से पहले 12% का था। तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश, सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से आ जाता था। अब तो ऑफ कोर्स हालात में काफी बदलाव है, जिसको सुधरने में भी बहुत समय लगेगा। लेकिन जैसे ये वॉर छिड़ा था, हमने सप्लाई की चिंताएं बनते हुए देखी। फिर अगले 1-1.5 महीने में ये भी बात सामने निकल कर आई कि खाड़ी देश भी हैं, वो भी अब इस तरह का जो एक शॉर्टेज बना है उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंडर इन्वेस्टमेंट है, बहुत जगह टर्मिनल्स बंद पड़े हैं, बहुत जगह ऑयल फील्ड्स बंद पड़ी हैं। तो बड़ी सारी दिक्कतें सामने निकल कर आई और प्योरली सप्लाई कंसर्न की वजह से हमने कच्चे तेल की कीमतों में इतना बड़ा जंप आते हुए देखा, 14 साल की ऊंचाई पर चली गई थी। लेकिन 8 जून ऑनवर्ड्स वैसे तो कीमतों में हमने कूल ऑफ पहले ही आना दिखना शुरू हुआ था, लेकिन 8 जून से प्रिसाइजली अगर देखा जाए तो एक तरफा गिरावट हमने कच्चे तेल की कीमतों में चरणबद्ध तरीके से आते हुए देखी है। और 8 जून से अब तक कच्चे तेल की कीमतों में 14% की गिरावट हमने आते देखी है। अब ये गिरावट है पर्टिकुलरली, जैसे मैंने कहा कि जून और जुलाई में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, मेनली डिमांड कंसर्न। और डिमांड कंसर्न्स भी बहुत सारे निकल कर आए। एकाएक सामने से पता चला कि दुनिया भर में ग्लोबल स्लोडाउन की स्थिति बनती हुई दिख रही है। अमेरिका हो, एशिया हो, यूरोप हो, सब जगह मंदी के कंसर्न्स धीरे धीरे करके पनपने लगे। सबके सेंट्रल बैंकों ने डिसाइड किया कि इन्फ्लेशन अब सबसे बड़ा कंसर्न है, डिमांड को कर्टेल करना है, उसके लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिए। फिर चाइना, पहले लग रहा था कि कोविड की चिंताएं खत्म हो गई हैं, प्रतिबंध हट गए हैं, फिर वापस आया। तो ये तमाम चिंताएं बनती चली गई और अब पूरी तरह से डिमांड की जो चिंता बनी हुई है दुनिया भर के बड़े कंज्यूमर देशों की तरफ से, इकोनॉमीज की तरफ से, उसी की वजह से हम देख रहे हैं
की कीमतों में करेक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ ताजा रिपोर्ट्स आई हैं। ANZ इन्होंने माना है कि तेल की डिमांड है और यहां खराब हो सकती है। 2022 में 3 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती और दिख रही है और 2023 में ये बढ़कर 5 लाख बैरल प्रतिदिन तक ये कटौती नीचे चली जाएगी। तो उन्हें लगता है कि प्रेशर अभी बरकरार रहने वाला है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, एक एनर्जी मार्केट एनालिटिक्स एनविरस नाम से जाने जाते हैं, उनका मानना है कि साल के अंत तक ब्रेंट 85 से $90 तक के लेवल पर ही घूमकर रह जाएगा। ये इतना प्रेशर दिख रहा है। कल हमने कई और एक्सपर्ट से बात की थी। NBD एमिरेट्स के धर्मेश भाटिया हमारे साथ थे। 4 से 6 हफ्ते में वो WTI क्रूड को $80 तक आता देख रहा है और आरएन राठी की तरफ से भी यही रिकमेंडेशन निकल कर आई है। तो बेसिकली अभी भी कच्चे तेल की कीमतों में आप देखें तो करंट लेवल से थोड़ा सा और प्रेशर 5 से 10% का और करेक्शन यहाँ से बाकी है। ओके, तो ये है आपके लिए बिल्कुल कच्चे तेल पर आउटलुक साफ आता हुआ नीचे आएगा, मतलब बहुत ही बढ़िया। लाइए कितने तक ला सकती हैं आप? सर ये मेरे हाथ में नहीं, हाथ में किसी के नहीं है, हमें कौन सी गलतफहमी का हमारा बट सर ये तो कर ही सकते हैं। सर लेकिन एक चीज क्लियरली कही है कि जब तक डिमांड अब वापस नहीं आएगी तब तक ये वाली चिंता है, क्योंकि अब सप्लाई है खाड़ी देशों से उठने लगी है। सऊदी का भी नंबर्स सर्वे जो निकल कर आया है, उन्होंने अपना जो टारगेट पहले जून के महीने में जो ऑफशूट कर रहा था वो जुलाई में उन्होंने काफी कम कर लिया है। तो चांसेस हैं कि सऊदी थोड़ा सा और जोर लगाए। लीबिया का और बाकी देशों का भी अब तेल आ रहा है, तो ये कंसर्न मतलब और थोड़ा कीमतें कूल ऑफ हो सकती हैं। ठीक है, चलिए नीचे रखिए आप कीमतों को कच्चे तेल की। तो हमारे लिए काम की बात। आइए मुनाफे वाले मुद्दे एक बिगुल उनके लिए। मुद्दे जी बताएं सर। अनिल जी पहले तो शुक्रिया सर, बिल्कुल सही टाइम पे आप मेरे पास आ गए। कहीं ऐसा ना हो ये स्टॉक भी कोई और ले ले, क्योंकि मैं जब आप निफ्टी का व्यू दे रहे थे सर तभी मैं SRF का जिक्र करने वाला था। मैंने PCR को सबसे पहले हैंड रेज किया था, लेकिन मेरे तक पहले किरण जी ने पकड़ लिया, सिमी जी के पास चले गए आप। अच्छा हुआ नहीं दिया आपने, अगर पता चल जाता पहले ही अगर आशु जी को कि किरण जी ने दिया, सिमी जी ने दिया, आप भी दिया, आशु जी बोलते SRF मेरा शॉर्ट है। फिर क्या करते हैं? भरोसा नहीं है। देखो आपकी बात मन में रह गई ना। देखो आपने नहीं बोला तो क्या, सपोज आशु जी आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप उनको विश करना चाहते हैं आशु जी आप जिंदगी में बहुत प्रोग्रेस करें, ठीक है, आप किसी वजह से नहीं कर पाए और आशु जी ने प्रोग्रेस की तो आपको खुशी होना चाहिए। अगर आपने SRF नहीं भी दिया और SRF किसी और ने दिया तो आप खुश हो जाइए। और अब आप अपनी पिक बताइए। अनिल देखिए IT स्टॉक्स में मोमेंटम है और एक ऐसा स्टॉक जहां पर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, एम्फेसिस को लॉन्ग करके चलेंगे। 2400 स्पॉट के लेवल है, CMP यहीं पर बाय करने की सलाह है। पहला टारगेट 2440 का होगा, दूसरा टारगेट 2465 का रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 2380 का। स्टॉक में फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है, 100 डेमा के ऊपर ये काउंटर निकल गया है। अगर ब्रॉडर चार्ट को कंसीडर करते हैं तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस काउंटर ने बनाया, उसका ब्रेकआउट भी आज के सेशन में देखने को मिला है। लास्ट 3-4 सेशन से जरूर ये काउंटर बजिंग में है, अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, यहाँ से और अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। 2440 2465 के टारगेट्स के लिए एम्फेसिस को लॉन्ग करके चलेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 2380 का। तो ये है आपके लिए एम्फेसिस। इस बीच नतीजे आ रहे हैं, कुणाल जी चार्ट्स पुल अप करिए सर। AB फैशन दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं, 350 करोड़ के घाटे के सामने लगभग 100 करोड़ का मुनाफा आपने दिखा है। आय 812 करोड़ से बढ़कर 2875, 3.5 गुना आय इनकी बढ़कर आ रही है। घाटे से मुनाफे में नहीं, बहुत बड़े घाटे से अच्छे मुनाफे में आई कंपनी, बट आय के आंकड़ा देखिए 812 करोड़ से 2875 करोड़ की आय आती देखिए, 2.5 गुना यहां पर आपने आय में उछाल आते हुए देखा है। ऑफ कोर्स पिछले साल की बेस तो कम होगी ही क्योंकि उस समय लॉकडाउन से लगे हुए थे कोरोना की वजह से, बट फिर भी एक शानदार मूव आपने आती हुई दिखी है। 350 करोड़ के घाटे के सामने अनिल जी 100 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखा है, खतरनाक। क्या चाहिए इसमें? और रेवेन्यू देखिए 3.5 गुना, जबरदस्त रिजल्ट है। क्या रिजल्ट, मतलब लाजवाब रिजल्ट। भर के खरीदारी हुई इनके स्टोर में। सेठी साहब जुड़ रहे हैं क्योंकि सेठी साहब को मुझे याद है उन्होंने लगातार ABFRL बहुत रिकमेंड किया था और वो बोल भी रहे थे कि रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और भी हमारे एक्सपर्ट्स ने किया होगा, मैं मतलब ऐसा नहीं कि आप लोगों ने नहीं किया, लेकिन मुझे उनका याद रह गया, इसलिए बता रहा हूँ कि उनकी तरफ से ये था भी कि रिजल्ट बड़े तगड़े आने वाले हैं। वाह क्या रिजल्ट, हर एक पैरामीटर पर आप देखिए बहुत दमदार परफॉर्मेंस है।
350 करोड़ के घाटे से लगभग 100 करोड़ का मुनाफा, आय 812 करोड़ से 2875 करोड़ की आय। हालांकि पिछले साल से बेस इफेक्ट रहा होगा क्योंकि पिछले साल इस वक्त थोड़ा कोविड वाला मामला था, लेकिन फिर भी किसी भी लिहाज से अगर आप देखें तो नंबर्स बहुत ही गजब के हैं, बहुत ही जबरदस्त हैं। कुणाल जी चार्ट्स देखिए, नंबर्स पर राय दीजिए। अनिल जी, सबसे पहले तो मैं बहुत बुलिश हूँ इस स्टॉक को लेकर। मैंने और राकेश जी ने भी खरीदारी की राय दी हुई है, लेकिन अनिल जी इसमें क्या है कि काफी बड़ा एक मूव आ चुका है। 284-85 के आसपास एक इमीडिएट हर्डल चार्ट पर है। तो जब 285 का लेवल का अगर आप ट्रेडर हैं, लेकिन अगर आप निवेशक हैं तो बिना खटके इसमें निवेश करके निवेशित रह सकते हैं। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अनिल जी नए हाइज बनाएगा, तो किसी भी बड़ी गिरावट में इसको बाय करके चले। ये स्टॉक 400 रुपए के लेवल्स भी आने वाले समय में दिखा सकता है। तो गिरावट में खरीदारी के लिए मध्यम से लंबी अवधि के लिए बिल्कुल ठीक है। शॉर्ट टर्म में 224-25 के लेवल्स निकले तब नई खरीदारी करें। 800 रुपए तक के टारगेट, बड़े टारगेट रख रहे हैं आप इसके लिए। और एक्चुअली जो मैं बात कर भी रहा था आपको कि भाई चलिए, हमारे सेठी साहब भी इस पर बड़े बुलिश हैं। सेठी साहब अपनी पिक्स देने के लिए तैयार भी हैं, उनके पास पहले पिक्स लें। उससे पहले एक बार जरा एबी फैशन के नतीजों पर ही राय लें। सेठी साहब राय दीजिए रिजल्ट देखने के बाद। अनिल जी, बिल्कुल मैंने पहले ही कहा था कि जिस तरह से बाकी टेक्सटाइल कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं, इसके भी नतीजे तोड़फोड़ आने चाहिए, और नतीजे तो बहुत ही दमदार आए हैं। और ये स्टॉक आपको इसलिए भी याद होगा कि कई सारे ब्रांड्स मैंने बताए थे इनके, जो आशु जी को भी याद है, जो कल भी उन्होंने जिक्र किया था कि सब ब्रांड्स बताने लग गए। तो अनिल जी बहुत ही दमदार नतीजे है और एक दमदार क्वालिटी की कंपनी है। और मुझे लगता है ये थोड़ा बहुत जो आज अभी ज्यादा चला नहीं है, बट मुझे लगता है ये जो पहले से पोजीशन बनी हुई थी उनकी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी ट्रेडर्स की। बट ओवरऑल यहाँ से बहुत ही बुलिश हूँ इस स्टॉक पे। और आने वाले दिनों में अगर किसी का 6 से 9 महीने का नजरिया तो बिल्कुल इसमें बने रहना चाहिए। मुझे 350 तक के लेवल्स दिखते हैं आने वाले 6 से 9 महीने में। ओके, तो ये है आपके लिए आदित्य बिरला फैशन पर इस वक्त राय आती हुई दिख रही है सेठी साहब की तरफ से। आइए बिल्कुल सेठी साहब के लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक। स्वागत है सेठी साहब एक बार ऑफिशियली आपका इसके लिए पिक्स के लिए। बताएं सर, कौन सी पिक्स आज चुनी है? गुड आफ्टरनून अनिल जी। वापस अनिल जी, पहले तो अपडेट कल वाले दोनों स्टॉक को देखिए। कल लेमन ट्री बुरा था, 66 रुपए पे 73 के टारगेट थे। आज के इस बाजार में भी जब बाजार कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है, अभी 73 रुपए के लेवल्स है, 74-75 तक जाके आया है। और दूसरा एक टेक्सटाइल स्टॉक कल जो मैंने एक और रिकमेंड किया था, केवल किरण क्लोथिंग, 334 के लेवल पे किया, 350 का टारगेट था, अभी 355 पे चल रहा है। और परसों वाला सोलर इंडस्ट्रीज तो रुक ही नहीं रहा, 2750 पे रिकमेंड किया, अभी 3150 के लेवल पे है वो स्टॉक। अनिल जी, आज भी 2 स्टॉक में खरीदारी करनी है, दोनों कैश मार्केट के स्टॉक्स है। ओके, बताएं सर। अनिल जी, जो आज का पहला कैश मार्केट का स्टॉक है, एक बहुत ही दमदार कंपनी है। स्टॉक का नाम है एमी ऑर्गेनिक्स, जो कि अभी 1036 के लेवल पे ट्रेड करता है। ये कंपनी भारत की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल्स की। फिर फार्मा सेक्टर के लिए एपीआईज बनाती है, माने न्यू केमिकल एंटिटीज के लिए एपीआईज बनाती है। फिर एग्रो केमिकल्स में है और फाइन केमिकल्स में है। बहुत ही दमदार कंपनी है। इन्होंने अभी हाल ही में एक इनका अंकलेश्वर में नया प्लांट भी कमीशन किया है, जिसका फायदा आने वाले दिनों में मिलेगा। बाकी ये अनिल जी, इस कंपनी ने एक नए सेगमेंट में फोरे किए हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का सेगमेंट, जो कि एनर्जी स्टोरेज डिवाइस में काम आता है ये प्रोडक्ट। और दुनिया में या भारत में बहुत ही कम कंपनियां हैं जो इस तरह का काम करती है। और दुनिया की जो इसकी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रोलाइट्स की, वो चाइना फीड करती है। और ये कंपनी जो कि एक छोटी साइज की कंपनी है, और इस जो प्रोडक्ट है इसकी मार्केट साइज है $1 बिलियन की, जो कि ऐसे माना जा रहा है आने वाले 2 साल में वो डबल हो सकती है अपॉर्चुनिटी। तो इस तरह का एक ग्रोथ इस कंपनी से आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अब फाइनेंशियल्स की बात करता हूँ। मार्च तिमाही बहुत अच्छी थी, 21 करोड़ का पैट था 15 करोड़ के सामने, पिछले साल 15 करोड़ था। एक जीरो डेट कंपनी है, FY21 में 135 करोड़ का डेट था, जो कि FY22 में जीरो हो गया है। फिर FISDIs भी 7.85% स्टेक ओन करते हैं और बाजार के दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया जी भी अराउंड 2.13% इस कंपनी में स्टेक ओन करते हैं। तो इसमें खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 1100 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 1020 रुपए का। 1020 का स्टॉप लॉस, 1100 का टारगेट। एमी ऑर्गेनिक्स में खरीदारी करने की राय। सेठी साहब बनाएं दूसरा स्टॉक। दूसरा स्टॉक अनिल जो आज रडार पे आया है, एक पहले भी कई बार रिकमेंड कर चुका हूँ, एक शुगर स्टॉक है। स्टॉक का नाम है पोनी शुगर इरोड। पोनी इरोड के नाम से ट्रेड होता है, 245 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है।
ये कंपनी शुगर और एथेनॉल की स्टोरी तो है ही है। 3,500 टन की शुगर की कैपेसिटी है, फिर एथेनॉल की अच्छी खासी कैपेसिटी है, और पावर भी है इनके पास। 19 मेगावाट का पावर है, जो कि उसमें पावर सरप्लस रहता है, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट को ये सप्लाई करती है। बाकी एक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड करता है। बुक वैल्यू है 428 रुपए की, जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो अराउंड 0.59 टाइम्स पे ट्रेड करता है। एक जीरो डेट कंपनी है, और इसमें वैल्यूएशन जो सस्ता है उसका जो मेन कारण है वो ये है कि अनिल जी, ये कंपनी शेषशाही पेपर ग्रुप की कंपनी है, जिसमें ये शेषशाही पेपर में 14% स्टेक ओन करती है। और चूंकि अभी पेपर स्टॉक्स में बहुत अच्छी तेजी हुई है, तो उस 14% स्टेक की वैल्यू आ रही है 215 करोड़, और इस कंपनी का आज की प्राइस पे मार्केट कैप है सिर्फ 210 करोड़। मतलब थियोरेटिकली स्पीकिंग 215 करोड़ की होल्डिंग के सामने 210 करोड़ का मार्केट कैप, तो ये शुगर, एथेनॉल, पावर का बिजनेस तो ऑलमोस्ट फ्री है थियोरेटिकली स्पीकिंग। तो मुझे लगता है बहुत ही डीप वैल्यू है इस स्टॉक में, और मेरा ये मानना है कि आने वाले दिनों में हम शुगर स्टॉक्स में अच्छी चाल देख सकते हैं। एक तो ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ शुगर एक्सपोर्ट को रिलीफ देने की बात है, फिर फेस्टिव सीजन आ रहा है आने वाले अब दिनों में, नवरात्रा है, गणपति है, फिर आपके दिवाली है, क्रिसमस है, दशहरा है, तो इन पीरियड्स में स्वीट्स का कंजम्पशन बढ़ता है, तो शुगर के प्राइसेस भी फर्म रहते हैं। मुझे लगता है पूरा सेक्टर वापस चलना चाहिए, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। 265 का टारगेट, 235 का स्टॉप लॉस। 235 का स्टॉप लॉस, 265 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी आपको। ये है आपके लिए पोनी ईरोड शुगर, ये स्टॉक भी रडार पर आप रखिएगा। धन्यवाद सेठी साहब। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए सेठी साहब की तरफ से 2 बढ़िया कैश कॉल्स। आइए लेते हैं अनिल जी से भी उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, थोड़ा अमेरिकी फ्यूचर्स ऊपर से हल्का हुए हैं, क्योंकि सुबह हम देख रहे थे 100 पॉइंट ऊपर थे डाउ फ्यूचर्स, अब सिर्फ 20 पॉइंट ऊपर आपको दिख रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स यहाँ पर भी तेजी बन रही थी, अब नेगेटिव टेरिटरी में आ गए हैं। आज इनका जॉब्स डेटा आने वाला है सर। पिछले महीने का अनुमान है कि जून के मुकाबले तो गिरकर आएगा, बट अभी भी स्ट्रांग रहेगा। अगले महीने से थोड़ा आपको और कमजोरी आती हुई दिख सकती है। तो एक बड़ा डेटा आने वाला है अमेरिका में, उससे पहले फ्यूचर्स एकदम सपाट हो गए ऊपर से फिसल कर। यूरोप की बात करें, थोड़ी गिरावट है सर, 0.5% तक नीचे आपको यूरोप के बाजार दिख रहे हैं। कच्चा तेल 95 के नीचे, कोई परेशानी नहीं है, रुपया मजबूत है। एशिया भी आज काफी पॉजिटिव रहा, इनफैक्ट ताइवान का बाजार तो आज 2% ऊपर ही गया है सर। ताइवान 2% ऊपर, चाइना 1% ऊपर, जो 2 मेन प्लेयर्स हैं। दोनों बाजारों में समझौता हो गया है। मार्केट से तो मान लिया, मार्केट का तो समझौता मार्केट का समझौता हो चुका है। तो वो दोनों बाजार ठीक है, हमारे बाजार भी ठीक है सर, एकदम सपाट है। ऐसा नहीं कि पहले गिरे हों, हाँ, जब गिरना था तब तो गिरे नहीं, अब समझौता जैसा लग रहा तो बढ़ गए, ऊपर बढ़ गए, स्मार्ट। वो तो एकदम ठीक चल रहे हैं। हमें क्या करना है सर? देखिए, हम हैं अभी 17,375-80 पर, आगे हम सपोर्ट जोन में। दिन का सपोर्ट जोन 17,340 से 17,380 है, ये 40 पॉइंट की रेंज है जहां पर आप आ गए हैं। अब 3:05 तक आपको 17,340 के नीचे ट्रेड नहीं करना है। 17,340, ओके। 340 से 380 सपोर्ट जोन में आ गया आप। ऑलराइट, ठीक है। अब आप भी सोचेंगे ये ऐसे सर भी क्या क्या करने लगे हैं आजकल। लेवल से कल करा 17,340 4 दिन पहले क्लोज हुआ था, 3 दिन पहले 17,345, परसों 17,388, कल 17,382। इसलिए ये सपोर्ट जोन 4 दिन से यही बंद हो रहा है 17,340 के आसपास। अगर 17,340 के नीचे टिक गया, 17,325 हम लोग 5-10 पॉइंट इधर उधर 3:05 तक, तो 17,325 कर दो उसको, ज्यादा अच्छा 10-15 पॉइंट का मैं भी तो थोड़ा तो ग्रेस क्वेश्चन लूँ। हाँ, ग्रेस मिलना चाहिए। हाँ, तो फिर आपके लिए गिरावट बढ़ सकती है, और या तो 17,300 पर गए, नहीं तो 17,225 तक का रास्ता खुलता है। फिर यहाँ से लगभग 101 पॉइंट की जगह खुल जाती है, वो भले आज हो या सोमवार को, ये एक अलग चीज़ है। डेटा क्या कह रहे हैं? डेटा ये कह रहे हैं कि आप 17,300 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखेंगे, जहाँ 48 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। लेकिन दीप, एक ही समस्या दिख रही है कि 17,400 के नीचे इसका टिकना ठीक नहीं है। क्यों? 17,400 के पुट पर 57 लाख शेयर हैं, 17,400 के कॉल पर 47 लाख शेयर हैं। सो आज बंद होते होते अगर आप 17,400 के ऊपर वापस आ जाते हैं, तब तो बहुत ही बढ़िया, मंडे के लिए बुलिश सिग्नल आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर 17,300 के ऊपर भी बंद होते तो खराब नहीं। तो मेरा ऐसा समझना है, जो डेटा बने हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है 17,300 से 17,400 की रेंज में, मोर प्रिसाइजली 17,340 से 17,400 की रेंज में आप बंद होने की तैयारी करेंगे। ओके। सो ज़्यादा नीचे ऐसा कुछ दिख नहीं, तो अगले 1 घंटे में लगभग इसी रेंज में मार्केट रह जाएगा, 17,300 17,400। न 400 पार करके हम जल्दी भागेंगे, और न 300 के नीचे जाने की तैयारी। तो ज़्यादा कुछ इंडेक्स में होने जैसा दिख नहीं है, और सपोर्ट जोन में दिन के लिए आप घुस चुके हैं। अब आइए बैंक निफ्टी, आप हैं 37,900 के आसपास। जो
सपोर्ट रेंज है इमीडिएटली वो 37,700 37,800 की रेंज में, ये 100 पॉइंट की रेंज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी और ऊपर 38,000 38,100 रुकावट का काम करे। तो 38,000 38,100 की रेंज में आए तो बेचिए, 37,600 37,700 625 से 37,750 की रेंज में आए तो वहाँ खरीदिए, सिंपल है। तो अभी इंतजार करें रेंज में, लेकिन सपोर्ट रेंज के आसपास निफ्टी आ रहा है, सपोर्ट रेंज के आसपास बैंक निफ्टी आ रहा है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा समस्या नहीं, लेकिन बहुत तेजी का भी कोई कारण बन नहीं रहा है ऐसा। तो ठीक है, तो इसी रेंज में रहना चाहिए, ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये है आपके लिए राय इस समय जो अनिल जी आपको दे रहे हैं। आइए एक बार सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दिपांशु, सेल कॉल मेरे रडार पे आया है, 134 रुपए 50 पैसे, 134 रुपए 80 पैसे का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है ओएनजीसी। ओएनजीसी के अंदर यहाँ पे सीएमपी में बिकॉली करे, आज और अगले हफ्ते में इसमें एक गिरावट आएगी। 138 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ये जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ ये स्पॉट लेवल्स है, फ्यूचर के अंदर डिस्काउंट पे चल रहा है, 131 के आसपास होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने स्पॉट लेवल्स दिए हैं, 134.50 का भाव है, सेल करें, 138 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ओएनजीसी के अंदर जो नीचे में टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगले हफ्ते तक, 1 से 2 दिनों के अंदर 130 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा और 130 का लेवल भी तोड़ेगा। 126 रुपए तक के लेवल तक मेरे को लगता है ओएनजीसी एक बार शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो बिकवाली करें ओएनजीसी, 138 का स्टॉप लॉस, 130 रुपए से लेके 126 रुपए तक के टारगेट ओएनजीसी में जल्दी 1-2 दिनों में देखने को मिलने चाहिए। ओएनजीसी कच्चे तेल के दामों पर प्रेशर बना भी हुआ है, उस पर आप इम्पैक्ट देखेंगे। आइए कमोडिटीज की बात निकली है तो एक बार एनएमडीसी पर भी डाल देते हैं नजर। इसके आने वाले हैं आज नतीजे। आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष बताइए, काफी क्लोजली ट्रैक्ड काउंटर है, नतीजों के लिए ऐसे कैसा रहेगा? डेज हाई पर है नतीजों से पहले। दीपांशु, डेज हाई पर है, 3% की तेजी, लेकिन नतीजों में कुछ भी अच्छा नहीं है। किसी भी पैरामीटर पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा कि ठीक ठाक भी प्रदर्शन देखने को मिला है। सबसे पहले कंपनी की आय की बात करते हैं तो यहाँ पर 6,500 करोड़ की पिछले साल आय थी, इस बार 4,640 करोड़ का अनुमान है, यानी पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो टॉप लाइन में करीब 29% की गिरावट है। कामकाजी मुनाफे के तौर पर अगर आप देखें तो लगातार प्राइस कट्स यहाँ पर आयरन ओर पर देखने को मिले, तो 61% का ड्रॉप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। 4,176 से घटकर 1,620 करोड़ इनके एबिटा रह जाएंगे। मार्जिन्स की भी बात की जाए तो 64% से घटकर 35%, और मुनाफे में भी देखें तो 60% की बड़ी गिरावट है। एबिटा प्रति टन ही अगर आप पिछले साल के मुकाबले देखें तो 54% का कट यहाँ पर आपको नजर आएगा। लेकिन एक बड़ा टर्न अराउंड हो सकता है कि अगर इनका जो स्टील प्लांट डीमर्जर है काफ़ी लंबे समय से अवेटेड है, यहाँ पर कोई भी टाइमलाइन, कोई भी अगर मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आती है तो अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव होगा। लेकिन आंकड़ों के लिहाज से आय, मुनाफा, मार्जिन हर लिहाज से नतीजे बेहद कमजोर आएंगे। ओके, तो एनएमडीसी स्टॉक डेज हाई पर है, बट नतीजे आपको यहाँ पर सपोर्टिव नहीं आते हुए दिख सकते हैं। थोड़ा ध्यान रखिएगा अगर आपकी पोजीशन है एनएमडीसी में। एक बार किरण जी से चार्ट पर भी राय ले लें। किरण जी, चार्ट पर जरा लेवल्स बताएं, एनएमडीसी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे सर? चार्ट पे तो बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है चार्ट पैटर्न। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आज फर्स्ट हाफ में देखने को मिला। 108 रुपये 50 पैसे, 109 रुपये का वैल्यू था उसका, और जिस तरीके से ये आज वॉल्यूम्स से साथ ये मूव आया है और एक इम्पोर्टेंट लेवल ऑप्शन चेन लेवल इसने क्रॉस किया है 110 का, मेरा मानना है कि सरप्राइज ऑन द हायर साइड हो जाना चाहिए। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशन से 107.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, और जो चार्ट पैटर्न है वो तो ऐसा ही प्रिडिक्शन ऐसा है कि 117 120 तक जाने की उम्मीद है। तो शायद कुछ सरप्राइज इस रिजल्ट में आ जाए। सरप्राइज भी आ सकता है क्योंकि चार्ट तो वही दिखा रहा है, बट जैसा आशीष कह रहे थे अनुमान कुछ ज्यादा मजबूत नहीं है एनएमडीसी के लिए, बट डेज हाई पर है काउंटर, रखेंगे इस पर नजर। आइए चलते हैं सिमी जी के पास, लेते हैं उनकी पिक, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स। बताएं सिमी जी। दीपांशु, एक कॉन्ट्रेरियन बेट यहाँ पे देना है। एक तो मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही डे लो के आसपास है, पर मैं ऐसा स्टॉक में बाई कॉल देने जा रही हूँ, जो मैं बाई कॉल ही देने जा रही हूँ जो इंडेक्स मेजर है, और इनफैक्ट बैंकिंग इंडेक्स में भी बहुत मतलब वेटेज है इसका। मैं पूरा मानती हूँ कि अगर कोई पूरा इंडेक्स नीचे जा रहा है या स्टॉक अगर एक नया 52 वीक हाई की ओर जा रहा है, मतलब उसमें दम है। स्टॉक का नाम मैं बता रही हूँ, ICICI बैंक। स्टॉक ने जनवरी का हाई क्रॉस किया है, अब ये अक्टूबर महीने का हाई को पकड़ने के लिए आगे तैयार हो रहा है। 836 के ऊपर इसका पहला ब्रेकआउट था, ये जो आ चुका है जनवरी के आसपास।
ये हाई बना था। अब ये नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 865 से 70 के बीच में है। तो मुझे लगता है कि आईसीआईसीआई को करंट लेवल से खरीद कर चलेंगे। बैंक निफ्टी चाहे डे लो के आसपास ही क्यों ना हो, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक अगर यहाँ से 840 का डे हाई जो अभी बनाया है, बना चुका है ऑलरेडी, वो हाई अगर क्लियर करेगा और क्लोजिंग अगर 840 के ऊपर देगा तो ये 865 से 870 का टारगेट बिल्कुल तैयार करेगा। हो सकता है नेक्स्ट वीक तैयार करेगा। तो आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह होगा। 827 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने का सलाह होगा। 865 से 75 का मिनिमम टारगेट होगा, जो कि मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए। ओके तो यह है आपके लिए आईसीआईसीआई बैंक और बड़े टारगेट्स के लिए आ रहा है सीमीजी के रेडार पर। इनफैक्ट बैंक्स अच्छे मोमेंटम में दिख रहे हैं। निफ्टी थोड़ा फिसला था, निफ्टी भी अब हल्की सी रिकवरी दिखा रहा है, बट बैंक लेड रिकवरी आ रही है। 37,900 के पार आपको बैंक निफ्टी जाते हुए दिख रहा है। 865 870 के टारगेट। सीमीजी कोई स्टॉप लॉस? 827 दिया है, सारे कैश लेवल्स दिए हैं दीपांशु, सारे कैश लेवल्स हैं। बिल्कुल, तो कैश लेवल्स हैं। 827 का स्टॉप लॉस और रखे नजर 870 के टारगेट के लिए आईसीआईसीआई बैंक। बसिन साहब की भी पिक्स आने की तैयारी में थोड़ी देर जब आएंगी तो मैं बताऊंगा आपको आने की तैयारी में। डेफिनेटली। तब तक एक बार जाइडस लाइफ साइंसेज, बंसल जी एक बार इसका चार्ट देख लें। यूएस एफडीए ने इंस्पेक्शन करा था, अच्छी खबर नहीं आ रही है कंपनी के लिए, और इंस्पेक्शन के बाद 4 आपत्तियां भी जारी की गई हैं। फॉर्म 483 बेसिकली जारी किया गया है और 4 आपत्तियों के साथ फॉर्म 483 जारी किया गया है। तो अच्छी खबर तो नहीं आ रही है। 26 जुलाई से 5 अगस्त के बीच हुई थी प्लांट की जांच। चार्ट जरा देखिए बंसल जी, जाइडस लाइफ साइंसेज 2.5% नीचे इस समय। देखिए दीपांशु, कल के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर बनते हुए दिखा था जाइडस लाइफ साइंसेज में। तो यहाँ पर 345 के नीचे चार्ट वीक होगा। 354 के अराउंड चल रहा है, तो अभी रूम है काफी। 345 के नीचे चार्ट खराब होगा, तो जिन्होंने ले रखा है पहले से 345 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय है। 345 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ये है जाइडस लाइफ साइंसेज। टाटा कम्युनिकेशंस, वागले साहब जरा इसका चार्ट देखें, जबरदस्त स्पाइक आ रहा है सर, 5% ऊपर। थोड़ा बाजार से इग्नोर हो रहा था पिछले कुछ दिनों से, बट आज अच्छे मोमेंटम है टाटा कॉम। देखें सर इसका चार्ट। माफ कीजिएगा वागले साहब आज नहीं हमारे साथ। मुदत जी जरा आप ही देख लें सर प्लीज। टाटा कॉम जिस तरह से मूवमेंट आ रहा है, बढ़िया एक्शन दिख रहा है इस पे। जी बहुत बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है चार्ट्स पर। आप इसको बोलेंगे एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट दिया है, और लास्ट करीब 2 हफ्ते से काउंटर कंसोलिडेशन में था, वो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी आ गया है। चार्ट्स पर पूरी तरह से काउंटर अब तैयार हो गया है बड़ा अपसाइड के लिए। 1180 यहाँ से पहला टारगेट होगा। 80 रुपए ऊपर का टारगेट है सीधा। 1180 पहला टारगेट, 1220 दूसरा टारगेट। ये 2 टारगेट्स जल्द टाटा कम्युनिकेशन में देखने को मिलेंगे। बाय करके चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 1080 का। 1080 के टारगेट के लिए टाटा कॉम पर रखनी है नजर रखिए सारे सीमेंट काउंटर्स पर। सुबह से अल्ट्राटेक तो हमारे रेडार पर है। श्री सीमेंट में आपको एक्शन दिख रहा है। दालमिया भारत के अच्छे नतीजे आए थे, 3% ऊपर था। रैमको सीमेंट में भी आप खरीदारी आते हुए देख रहे हैं। तो पूरा का पूरा सीमेंट बास्केट इस समय आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है। ये एक स्पेस है जो आपके रेडार पर रहनी चाहिए। और बसिन साहब की पिक्स भी आ चुकी है, तो बिगुल के साथ बसिन साहब की पिक्स ले ली जाए। तो आज 2 स्टॉक खरीदारी करने की राय बसिन साहब ने दी है। पहला है GMR इंफ्रा। GMR इंफ्रा उनका फेवरेट। जब भी आप एयरपोर्ट जाते तो वहां पर जगह नहीं होती, 34 रुपए 50 पैसे वाला ये स्टॉक यहाँ पर खरीदारी करें। 33.65 का स्टॉप लॉस और 36 रुपए के टारगेट के लिए अगस्त महीने के फ्यूचर्स के टारगेट बसिन सर ने दिए हैं। तो GMR इंफ्रा है पहला। और भारत फोर्ज ये खरीदना है आपको 707 रुपए के आसपास। 690 का लगाइए स्टॉप लॉस, छोटा टारगेट 725 का। ये 2 पिक्स हैं बसिन साहब की तरफ से आपके लिए आती। तो 2 बेहतरीन पिक्स बसिन साहब की तरफ से। GMR इंफ्रा, भारत फोर्ज आपके लिए आज। आइए एग्जैक्टली 17,340 17,380 की रेंज में सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर आने की कोशिश कर रहा है 17,400 पर। और अगर 3 बजे के पहले 3-5 मिनट 17,400 के ऊपर टिक गया और आज ऊपर क्लोजिंग दे तो मजा ही आ जाएगा। 17,400 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत हैंडी होगी। इंटरेस्टिंग है क्योंकि 17,400 के पुट पर 47 लाख शेयर, 57 लाख शेयर है। कॉल्स पर 47 लाख शेयर है। मामला बराबरी का बड़ा है। लेट्स सी आज 17,400 होल्ड कर पाते हैं। 17,400 के ऊपर बंद हुए तो बढ़िया हो जाएगा। बेस्ट क्लोजिंग रहेगी। 38,000 बैंक निफ्टी भी आप देखिए, 38,000 के पुट पर 23 लाख शेयर है, कॉल्स पे 31 लाख शेयर है। वहाँ भी टक्कर तगड़ी है। तो 17,400 38,000 2 लेवल ऐसे हैं यहाँ पर लड़ाई झगड़ा बहुत जोर से चल रहा है। अब इधर भी देखो 38,000 के पास आ गया बैंक निफ्टी 17,400 पे। तो दोनों इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास बाजार ट्रेड करते
आपको नजर आएंगे। बिल्कुल सर, और रुपए में भी स्ट्रेंथ दिख रही है, आइए, बाजार एक्शन में है 30 पैसा, 30 पैसे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए, SBI कल शनिवार के दिन SBI का बोर्ड काम करेगा, नतीजे पेश करेगा। आज ही दे देते सर ना, जैसे ICICI बैंक ये शनिवार को ही देता है, HDFC बैंक, HDFC बैंक भी आजकल अब शनिवार को देना शुरू किया। HDFC मार्केट हाउस में देता है, HDFC बैंक शनिवार को, अब SBI भी कल शनिवार को नतीजे पेश करेगा। वरुण तैयार है बताने के लिए नंबर्स कैसे रहेंगे, और उसके बाद आशीष सर से राय लेंगे हम SBI के नंबर्स पर। वरुण पहले आप बताइए। तो अनिल जी यूनिफॉर्म जैसा हो गया है, हाँ कलर सेम, तीनों ऑलमोस्ट एक ही करते हैं। ऐसा लग रहा है एक ही स्कूल से भागे हुए बच्चे यूनिफॉर्म में, है ना, बताइए। तो अनिल जी वैसे तो नतीजे अच्छे रहने का अनुमान था, लेकिन आज सुबह जब हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ा था तो उन्होंने कहा कि हमारा बॉन्ड पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है और उसमें MTM लॉसेस हो सकते हैं, तो पता नहीं कोई शॉकर आ जाए तो। लेकिन जो हमारा अनुमान है वो मैं आपको बता देता हूँ। NII जो है उसमें 16.5% के आसपास की बढ़ोतरी होने वाली है। मुनाफा करीब 13.5% बढ़ेगा, 7,370 करोड़ आएगा। पिछले साल इसी क्वार्टर में 6,504 करोड़ के आसपास था। लोन ग्रोथ करीब 15 से 16% रहेगी। डिपॉजिट ग्रोथ 10 से 11% रहने का अनुमान है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है फ्लैट रहेंगे। ग्रॉस NPA नेट NPA में हल्की जो कमी है वो आपको देखने मिल सकती है। देखिए लेंडिंग रेट्स इन बैंक्स ने लगातार बढ़ाए हैं, तो उसके चलते नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें थोड़ा बहुत सहारा मिलेगा। नो डाउट क्रेडिट कॉस्ट जो है वो लगातार इनकी बड़ी थी, उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट होगा, लेकिन उससे बड़ा इंपैक्ट जो है वो ट्रेजरी लॉसेस में इन कंपनीज को होने वाला है। सारे बैंक्स को हुआ है, इस बैंक को भी होगा। अब वो लॉस कितना बड़ा होता है ये देखना होगा, लेकिन इसके वजह से जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है उसमें आपको अच्छी खासी गिरावट देखने मिल सकती है। स्लिपेजेस स्थिर रहने वाले हैं। तो नंबर्स वैसे तो लग रहे हैं कि अच्छे खासे रहेंगे, देखना होगा कि ये ट्रेजरी लॉस या फिर MTM लॉसेस है ये कितने होते हैं, उसके ऊपर निर्भर करेगा कि प्रॉफिट कितना आता है। बॉन्ड पोर्टफोलियो ये एक चिंता का विषय बन सकता है। आज सुबह हम बात भी कर रहे थे SBI चेयरमैन SBI MD के साथ इसी मुद्दे पर, बट SBI के चार्ट पर एक बार राय ली जाए। आशु जी रेडार पर है SBI, क्योंकि बढ़िया मोमेंटम में रहा है। पहले तो आपने कई बार सलाह भी दी है इस पर, फिलहाल SBI पर क्या व्यू है आपका? दीपांशु देखिए व्यू बिल्कुल पॉजिटिव है, लेकिन मुझे लगता है कि रिजल्ट के चलते ये जो नंबर शेयर कर रहे हैं ये बिल्कुल ये M2M लॉसेस आ रहे हैं, और अगर इसके चलते मंडे को कोई डिप मिलता है तो मुझे लगता है एक अच्छा खरीदारी का भाव आ जाएगा। अगर ये 510-20 के बीच में मिल जाता है और 10 रुपए की गिरावट आती है, आज स्क्रीन डेफिनेटली वीकनेस दिखा रही है, नर्वसनेस है स्टॉक के अंदर, तो मुझे लगता है कि अगर रिजल्ट में ये नंबर्स इस तरह से आते हैं और उसके चलते एक डिप आता है तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। जो ओवरऑल व्यू है PSU बैंक्स में दीपांशु, अब लॉन्गर टर्म के लिए, मतलब रीजनेबली लॉन्गर टर्म के लिए, मैं बहुत लंबी बात तो नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल पॉजिटिव हो गया। क्योंकि मैंने उस दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दीपांशु करी थी कि पिछले सालों की जो मंदी के सबसे बड़े कारण होते थे वो ये तो M2M लॉसेस तो है, ये टेम्परेरी क्वार्टरली है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो। अदरवाइज जो एक NPAs बहुत बड़ी बात होती थी कि सिटिंग डक थे PSU बैंक्स, वो सारी चीज खत्म हो गई है। पॉलिटिकली स्क्यूड और जो मोटिवेटेड फंडिंग होती थी जिनमें डिफॉल्टर्स होते थे वो खत्म हो गए, विलफुल डिफॉल्टर्स खत्म हो गए बिल्कुल। तो ये जो इनकी जो हेल्थ बिल्कुल कहते हैं ना चेंज हो रही है, ये आने वाले टाइम में स्टेट बैंक, PNB, कैन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, दे ऑल शुड डू वेल। तो कोई भी अच्छा अगर मीनिंगफुल डिप आता है, चाहे रिजल्ट की वजह से आए, मार्केट की वजह से आए, ताइवान की वजह से आए या यूक्रेन की वजह से भी आया था, तो दे विल बी द फर्स्ट वंस टू परफॉर्म। एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखो बैंक ऑफ बड़ौदा में तो डिप्स भी नहीं मिले पिछले दिनों में। अगर पिछले 2-3 महीने के अगर आप उसके चार्ट्स या पैटर्न देखें बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो डिप्स भी नहीं मिलते बाकी मार्केट के साथ। तो दैट शोज कि इन स्टॉक्स में बहुत इनहेरेंट स्ट्रेंथ आ रही है, तो व्यू इज पॉजिटिव। तो व्यू इज पॉजिटिव, कोई परेशानी नहीं है, डिप्स आते रहेंगे पर वो मौके होंगे खरीदारी करने के। SBI नतीजों से पहले थोड़ा सुस्त है स्टॉक, बट एक्शन इस पर आपको बढ़िया बनते हुए दिख सकता है अगर नतीजे सपोर्टिव रहे तो। चलिए SBI पर तो हमारी नज़र रहेगी, बट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी और ये रेडार पर हैं। BPCL भी आने वाली, HPCL भी आने वाले। वरुण पहले BPCL बता दीजिए, फिर HPCL के नतीजों के बारे में जानते हैं क्या, कैसी एक्सपेक्टेशन है? देखिए दीप, घाटा तो दोनों में आने वाला है, इतना तो पक्का ही है, क्योंकि इनको इन्वेंट्री लॉस जो हो रहा है वो तगड़ा हो रहा है। और जाहिर सी बात है एक बड़ी दिक्कत की बात इन कंपनीज के साथ है ना, वो है मार्केटिंग मार्जिन्स। नेगेटिव मार्केटिंग मार्जिन्स आ रहे हैं, इस तरह की हालत है इन कंपनीज की, और वो सबसे बड़ा इंपैक्ट जो है इन कंपनीज पे होगा। हमारा अनुमान है रेवेन्यूज तो 17% बढ़ेंगे, लेकिन कंपनी को एबिटा लॉस होगा 4,800 करोड़ का, और बॉटम लाइन में करीब 4,900 करोड़ के आसपास का घाटा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा, इन्वेंट्री लॉस और मार्केटिंग GRM जो है उसमें दिक्कत होगी। मार्केटिंग वॉल्यूम जो है उसमें भी 4 से 5% के आसपास की गिरावट का अनुमान है। रिफाइनिंग थ्रूपुट जो है वो थोड़ा बहुत स्टेबल रह सकता है। GRM हालांकि बढ़ेंगे,
$22-23 के आसपास आने का अनुमान है, लेकिन ये इन्वेंट्री लॉस के बाद है। अगर इन्वेंट्री लॉस नहीं होता तो जीआरएम शायद और बेहतर होते, लेकिन जीआरएम $22 के आसपास आ सकते हैं, ये हमारा मानना है। लेकिन हाँ, घाटा इन कंपनियों को होगा। घाटा तो होगा वही देखना है कितना बुरा घाटा हो सकता है। वागे साहब, काफी समय से बात नहीं हुई है सर बीपीसीएल पर, कैसे देख रहे हैं? माफ कीजिएगा, वागे साहब आज है नहीं, आदत पड़ गई है उनके शो में होने की। किरण जी जरा देखेंगे सर बीपीसीएल? बीपीसीएल का चार्ट पैटर्न स्ट्रांग है दीप, और पिछले 5 दिन से एक लगातार एक छोटे रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है। सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में बहुत अच्छे पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बीपीसीएल ने 5 दिन के पहले दिया था, उसके बाद पिछले 4 दिन साइडवेज है, पर मेरा मानना है कि पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 328 कैश लेवल्स पे रहना चाहिए लॉन्ग पोजीशंस के लिए, लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट भी करने चाहिए, और 350 355 ये आपके पोजिशनल टारगेट्स रहने चाहिए। तो थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम में ही दिख रहा है बीपीसीएल। देखते हैं यहाँ से किस तरह की छलांग लगाता है, बट एक्शन में आ रहा है ये काउंटर। एचपीसीएल, वरुण बताइए यहाँ पर क्या है एक्सपेक्टेशन? अच्छा, मैं घाटे का फिगर बता देता हूँ, क्योंकि होना तो घाटा ही है। 3,900 करोड़ घाटा, एबिटा लॉस 4,900 करोड़, रेवेन्यू जो है उसमें 22% के आसपास की बढ़ोतरी होगी। रिफाइनिंग थ्रूपुट 15 से 20% बढ़ेगा। मुंबई की रिफाइनरी जो है उसका एक्सपांशन इस कंपनी ने किया था, उसका फ़ायदा जो है इस कंपनी को मिलने वाला है। मार्केटिंग जो है उसमें दिक्कतें हैं, मार्केटिंग मार्जिन जो है गिरने वाले हैं, इन्वेंट्री लॉस होगा, इसका जीआरएम करीब करीब $22 के आसपास आ सकता है। तो घाटा यहाँ भी है 4,900 करोड़ एबिटा में, 3,900 करोड़ बॉटम लाइन पे। एचपीसीएल ये भी रेडार पर रहेगा, ये भी अच्छे मोमेंटम में है। आई थिंक ऑलरेडी बाजार वीक नतीजे प्राइसिंग कर चुके हैं। कोई राय एचपीसीएल के चार्ट पर? मुदे जी जरा देखें इसे। बाय करने की सलाह है, बढ़िया चार्ट है। आज के सेशन में फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है और बहुत बड़े कंसोलिडेशन के साथ ब्रेकआउट है। यहाँ से जो टारगेट बनेगा 260 पहला हर्डल होगा, 260 भी निकाल दिया, उसके बाद 275 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। बहुत बढ़िया चार्ट्स पे ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, तो बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस रहेगा 242 का आपके लिए एचपीसीएल। इस बीच ऑटोमोटिव एक्सेल छोटी कंपनी है, बट नतीजे दमदार आते हुए दिख रहे हैं। कामकाजी मुनाफा 15.5 करोड़ से बढ़कर 51.5 करोड़, मिरर इमेज हो गया है। 15 करोड़ से बढ़कर 51 करोड़ का कामकाजी मुनाफा आपने आते दिखा है। मुनाफा 6 गुना ऑलमोस्ट बढ़ा है जी, 5.5 करोड़ से 30.5 करोड़ का मुनाफा आते हुए दिखा है। एक शानदार तेजी इस काउंटर ने दिखाई है। मार्जिन देखिए 6.1 से 10.3% के मार्जिन। इसलिए कंपनी के क्या नंबर्स आ रहे हैं, प्रीकोल, गैब्रियल, मिंडा के तो अभी आए सारे नंबर्स। ऑटो एक्सेल खतरनाक नंबर है, 2,000 करोड़ 2,000 रुपए का भाव है, और नंबर्स देखिए आप 8% होता है। 8% चांदी चल रही है। ये स्पेस ही है जो ये पकड़ी थी 2 महीने की जो थीम थी। तो क्या ऑटो पे ले चल गए सारे? हाँ। लार्ज कैप, अब जब मिड कैप का टाइम आया अगस्त में, तो ऑटो एंसिलरी चल रहे हैं। बिल्कुल अच्छी मूव आ रही है। आइए कुणाल जी, ऑटोमोटिव एक्सेल सर 8% ऊपर। बिल्कुल दीपांशु, देखिए चार्ट पर एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह का चार्ट है, इस स्टॉक में हमने लगातार एक आउट परफॉर्मेंस देखी है। जब बाजार कमजोर था उस समय भी स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा था। अब 2100 रुपए पर एक माइनर कंजेशन है, 2100 का लेवल पार हुआ तो इसमें और ऊपर के लेवल्स डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। जिनके पास पहले की पोजीशन है, अब एक रिवाइज स्टॉप लॉस 2000 पर रखकर होल्ड करें। 2100 के ऊपर नई खरीदारी की भी मेरी राय। तो ये है आपके लिए ऑटोमोटिव एक्सेल। छोटी कंपनी है, बट ज़बरदस्त नतीजे आपके लिए पोस्ट करती हुई दिखी है, और उन नतीजों पर स्टॉक रिएक्ट भी कर रहा है आज ट्रेड में। रैमको सीमेंट्स पर एक अच्छी मूव आ रही है। जो हम सीमेंट की मूव हाईलाइट कर रहे थे कुछ स्टॉक्स में, रैमको सीमेंट भी उनमें से एक है। सिमी जी जरा देखें रैमको सीमेंट का चार्ट, अगर आपके रेडार पर 750 का लेवल है, ऑलमोस्ट 2.5% ऊपर इस समय रैमको सीमेंट दिख रहा है। इनफैक्ट दीपांशु, मैं भी अभी रैमको सीमेंट ही देख रही थी, क्योंकि मैंने रिजल्ट्स से पहले इसमें बाई कॉल दिया था और रिजल्ट्स के बाद इसमें बहुत ही बड़ा करेक्शन देखने को मिला था। पर आज अभी पूरा मतलब जो भी करेक्शन में जितना भी खोया था सब कुछ आ गया। ये एक्चुअली क्या है, वैल्यू पिक है, और चार्ट में इतना दम था, देखिए लग ही रहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं आना चाहिए। तो अभी तो मुझे लगता है कि जो 3-4 दिन पहले जो हाई दिया था स्टॉक ने, 761.80 का हाई था, जो कि 1 अगस्त को आया था। 761.80 ये इसका पहला रेजिस्टेंस है जो कि क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद 778, 780 के आसपास इसका 200 डेमा है। तो 780 के ऊपर जाने के बाद इसमें फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा, और मुझे तो लगता है कि ये इस स्टॉक में मुझे 850 से 900 का टारगेट बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट्स के बाद जो भी करेक्शन कंसोलिडेशन आने का था
वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ से सिर्फ वन साइडेड रैली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। 762 के ऊपर फ्रेश रैली, 780-85 के ऊपर अनदर रैली, क्योंकि वो 200 डेमा का जोन है, तो वो एक छोटा सा हार्डल हो सकता है। यह आपके लिए राय रैमको सीमेंट पर। आइए सुमित जी के लिए बिल्कुल, सुमित का सुपर हिट शेयर। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी एक और एक सेल कॉल है, एक स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है, उसका भी भाव चल रहा है 206 रुपए 80 पैसा, 207 रुपया। स्टॉक का नाम है कोल इंडिया। कोल इंडिया के अंदर लास्ट 3 दिनों से एवरीडे ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और 10 रुपए तक का फॉल देखने को मिल सकता है। स्पॉट लेवल्स के मैं लेवल्स दे रहा हूं अभी, क्योंकि फ्यूचर डिस्काउंट में है। 206.80 207 का भी भाव है कोल इंडिया का। इसको यहाँ पे सीएनबी पे बेचे। 213 का इसके अंदर ऊपर में स्टॉप लॉस लगाएं। कोल इंडिया में जो नीचे में लेवल देखने को मिल सकते हैं, 206 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 200 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा और 196 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। कोल इंडिया के अंदर ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 205 वाला पुट यहाँ पे सीएनबी पे खरीदारी करें, जो कि 7 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। 5 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 10 रुपए से लेके 12 रुपए तक के टारगेट 205 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉट लेवल्स में 200 रुपए से लेके 196 रुपए तक के लेवल 1-2 दिनों में कोल इंडिया में देखने को मिलने चाहिए। 213 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करें। ओके, तो यह है आपके लिए कोल इंडिया, जहां पर आपको एक बिकवाली की राय आ रही है सुमित जी की तरफ से। नजर रखते हैं 205 का पुट भी आप खरीद सकते हैं। ये स्टॉक भी आपको एक्शन में आते हुए दिख सकता है। कोल इंडिया रेयरली होता है रेडार पर, बट अब बिकवाली की सेल कॉल आ रही है सुमित जी की तरफ से। आइए नजर रखनी है मैरिको पर। बाकी एफएमसीजी के नंबर्स तो हम देख रहे हैं, मैरिको की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी नुपुर है हमारे साथ बताने के। नुपुर बताइए। दीपांशु, मैरिको का भी क्वार्टरली अपडेट आया था और वहाँ पे कंपनी ने बताया था कि जो उनकी जो रेवेन्यू है वहाँ पे सिंगल डिजिट की ग्रोथ आती दिखेगी। तो 3 से 4% का अनुमान है कि इस बार आय बढ़कर आएगी। 2600 करोड़ के आसपास इस बार कंपनी की आय आ सकती है। जो कामकाजी मुनाफा होगा वहाँ पे 5% की बढ़त का अनुमान है। 506 करोड़ के आसपास ये नंबर आ सकता है। मार्जिन हालांकि काफ़ी फ्लैट दिखेंगे। कंपनी ने क्लियरली बोला है कि जो पिछले क्वार्टर में एडिबल ऑयल, क्रूड प्राइसेस और कोपरा प्राइसेस के प्राइसेस में काफ़ी बढ़त दिखी थी, उसी के चलते मार्जिन 19% के आसपास आ सकते हैं और जो मुनाफा होगा वो 370 करोड़ के आसपास आता आपको दिखेगा। प्राइस हाइक के चलते जैसे कि बाकी कंपनीज में देख रहे हैं, यहाँ भी आय में बढ़त दिखेगी। लेकिन कंपनी ने प्रेजेंटेशन जो क्वार्टरली अपडेट दिया था वहाँ पर कहा था कि घरेलू वॉल्यूम्स में मिड सिंगल डिजिट की गिरावट है। सफोला को छोड़कर सारे घरेलू वॉल्यूम्स में मार्जिनल ग्रोथ आती दिखेगी। पैराशूट में कंपेयर टू सफोला थोड़ी कम गिरावट दिखेगी और जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है वहाँ पे थोड़ी सी ग्रोथ आती इस बार आपको दिख सकती है। साथ ही साथ कंपनी ने ये भी कहा था कि बढ़ती टैक्स रेट के चलते जो कामकाजी मुनाफा होगा उससे और कम होता हुआ कुल मुनाफा इस बार आता आपको दिख सकता है। तो ये है आपके लिए मैरिको, जिस पर रखनी है नजर। बंसल जी कोई राय मैरिको के चार्ट पर? सर कहीं जा नहीं रहा है वैसे 520 का लेवल। दीपांशु जा क्यों नहीं रहा दीपांशु? कल के ओपनिंग के नीचे आ गया है, तो एक नेगेटिव क्रॉसओवर यहाँ देखने को मिल रहा है। टेक्निकली एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो जिन्होंने दीपांशु, मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के नजरिए से 1-2 दिन का नजरिया बना के लिया हुआ है, तो यहाँ से निकलना चाहिए और यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग तभी करनी चाहिए जब 540 के ऊपर स्टॉक निकले। ये है आपके लिए मैरिको, जिस पर रखनी है आपको नजर एक्शन में। मेरी तो नजर बंसल जी पे भी है। हाँ बंसल जी, मेरी नजर है आपके ऊपर और मैंने कुछ देखा ऐसा। बाकी किसी ने नोटिस किया है? जरा हमारे पैनल में से किसी ने नोटिस किया तो बताओ। जी आपके पास पूरा कैमरा होता है। आशु जी कैमरा क्या, कैमरा तो कैमरे से ज्यादा आंखें हैं 2। जी हाँ, आंखें कैमरे से क्या होगी, किसी का आंखें नहीं है तो आंखें इंपॉर्टेंट है। बंसल जी कैमरा नहीं। 1 मिनट। हाँ किरण जी बोलिए। नहीं जी किरण जी। अनिल जी मुझे लगता है उनको नींद बहुत आ रही है। नींद बहुत आ रही है। वेरी गुड। ओके। हाँ आशु सर। अनिल जी अनिल जी, जो मैंने नोटिस किया है 2-3 दिन से, और आज राकेश जी को मैंने बता भी दिया है, राकेश जी अपना हेयर स्टाइल चेंज कर रहे हैं। ओके। एक को लग रहा है नींद आ रही है, एक को लग रहा है हेयर स्टाइल चेंज, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन किसी को दिखा नहीं। कुणाल जी भी आई थिंक कुछ कह रहे थे। कुणाल जी आपने भी कोई नोटिस किया?
नहीं अनिल जी, मैंने कुछ भी गलत ना देखा ना सुना अनिल जी। हम तो अच्छे की बात कर रहे हैं, गलत की बात आपके मन में आई क्यों ही गलत है? मैंने तो खाली ये बोला क्या नोटिस किया, आप अपने आप मर्जी से सोचने लगे गलत। अच्छा बाय द वे, बंसल जी हमारे ऑड मैन आउट थे जब शो की शुरुआत हुई। या तो बंसल जी भूल गए या बंसल जी को किसी ने याद दिलाया नहीं। सूट भी पहन रखा था, टाई भी लगा रखी थी, फिर अचानक से बंसल जी को लगा ये क्या हो गया। थोड़ी देर बाद जब बंसल जी ने देखा अरे बाकी सब लोग तो निकाल के आ गए, फिर बंसल जी थोड़ी सी देर में इधर उधर खिसक के लगता है अब एकदम प्रॉपर वेशभूषा में आ गए। बंसल जी सही है? अनिल जी नहीं अनिल जी बिल्कुल सही है, बट अनिल जी देखने की चीज अनिल जी अभी भी आपने नहीं देखी। अनिल जी क्या देखने की चीज अनिल जी ये है, देखिए अनिल जी आप भी देहाती स्कूल में पढ़े। अनिल जी देहाती स्कूलों में क्या होता था कि कई शरारती बच्चे होते थे जो पीरियड अटेंड नहीं करते थे, गेम्स पीरियड में दीवार कूद के आते थे, गेम्स खेला और रफू चक्कर। तो अनिल जी सेम काम मुझे लग रहा है बागली जी कर रहे हैं आज शो में। अनिल जी नादारात है, मस्ती की पाठशाला में ना पहुंच जाए, गेट बंद कर दीजिएगा। बंसल जी में एक क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, बात को दूसरी तरफ घुमा देने की। पूरी तोप का मुंह उन्होंने वागले साहब घुमा दिया। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बात को घुमाना है तो अनिल जी एक बात मेरे भी दिमाग में आप कहें तो मैं कह दूं अनिल जी। जी फरमाए। करना है आपसे। जी फरमाए। अनिल जी देखिए, अभी आपने शो की शुरुआत में बड़ा डिटेल का में एनालिसिस किया था कि 3 दिन की छुट्टी लें तो 10 दिन की छुट्टी हो जाती है, 4 दिन की लें तो 10 दिन की हो जाती है। तो अनिल जी इससे कुछ शंका मन में आई है। अनिल जी आप कहीं जाने आने की योजना अगर बना रहे हो तो अनिल जी एक तो पहले बता दें थोड़ा बाजार को संभालना होता है, और दूसरा अनिल जी अगर दिल्ली के रास्ते कहीं जा रहे हैं तो फिर अनिल जी मिलते हुए जाइएगा। ये अनिल जी मेरा और राकेश जी का आपसे निवेदन। मैं तो आपको ऐसी तैयारी करके रखे कि मैं आ रहा हूँ। आप एकदम निश्चिंत रहे। हाँ मैं वीकेंड पे ट्रैवल कर रहा हूँ लेकिन छुट्टी नहीं हो, तो सैटरडे संडे की ट्रैवल जो नॉर्मल होती वही है, छुट्टी नहीं। मैं पूरा छुट्टी कैसे लेंगे कुणाल जी? अगले हफ्ते तो जो कार्यक्रम है आप मतलब वेरी बिजी, मतलब आप फोन करना भी मत, मैं बहुत बिजी रहूंगा, मैं पहले बता। हाँ, मतलब इतने बिजी हैं। देखो आज़ादी का अमृत महोत्सव वाला हफ्ता शुरू हो रहा है। अच्छा ट्यूसडे छुट्टी है, तो एक तो आपको मंडे से लेकर फ्राइडे तक बड़े बड़े इंटरव्यूज, स्पेशल प्रोग्रामिंग, बिल्कुल रक्षाबंधन की कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स, स्वतंत्रता दिवस के कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स, ढेर सारा। और एक और हम बड़ा इंटरेस्टिंग शो करने की सोच रहे हैं। वो मैं फिक्स होने की तैयारी में, आजकल में हो जाएगा, उसके बाद बताऊंगा। लेकिन हाँ एक प्रोग्राम और हम करने जा रहे हैं जिसका मैं अभी बता सकता हूँ। बता दूं? बता दीजिए सर। हाँ। खाली एक नाम बता देता हूँ। स्पेशल 25। स्पेशल 25 ये शो आपके लिए आएगा मंडे को, मंडे मॉर्निंग 11 बजे। स्पेशल 25 बस, इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, सब अभी बता देंगे, फिर उस समय क्या बताएंगे। तो मंडे मॉर्निंग सुबह सुबह स्पेशल 25। तो कुणाल जी अगले हफ्ते हम लोग काफ़ी बिजी हैं और ये ध्यान में रखिएगा आप। मतलब बहुत सारे इसमें अच्छा इंटरव्यू हैं, सारे बाजार के बड़े बड़े दिग्गजों के। बड़ा मौका है, 75 साल है हमारी आज़ादी के, स्वतंत्रता के, तो हम जोर शोर से। और आज बसंत माहेश्वरी साहब का कोई देख पाए क्या आप में से इंटरव्यू? 1 बजे था, थोड़ा टाइम काफ़ी हमारे एनालिस्ट ऐसे जिनके खाना खाकर सोने का वो टाइम होता है। तो हो सकता है जिन नहीं देखा हो उन्होंने इसी वजह से नहीं देखा होगा, बाकी तो देखा ही होगा। तो वो आज हमारा वहाँ से हमने शुरुआत की, कुछ और इंटरव्यू होंगे। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी देखा तो सबने होगा अनिल जी, मैंने भी एक रिसर्च करी है और मैंने एक चीज पाई अनिल जी, सारे पैनलिस्ट अनिल जी देखते तो अनिल जी जी बिजनेस है, देखा तो सबने है। आप पूछे अनिल जी सुना किसने है, तो अनिल जी एक तो आशु मदान जी ने जरूर सुना होगा, जो मतलब कि अनिल जी कॉपी पेन लेके अनिल जी बैठे रहते हैं, पूरा जी बिजनेस इनका अनम्यूट रहता है, पूरा सुनते भी अनिल जी, एनालिस्ट को भी ट्रैक करते हैं। तो दूसरा अनिल जी एक मैंने सुना है, बाकी अनिल जी मुझे मालूम नहीं है अनिल जी। ओके, आपने सुना, आपका तो कंफर्म नहीं है, आप मान के चलते आशु जी ने, आप आशु जी ने सुना होगा, यहाँ तक तो आप सही हैं, लेकिन कॉपी पेन लेके बैठे होंगे यहाँ गलत है। आशु जी की तो कहीं किसी की गलती होनी चाहिए, आशु जी के दिमाग में फिट हो जाती है, उनको कॉपी पेन की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिना कॉपी पेन नेचुरली। हाँ कुछ चीज़ें ऐसे ना, अब जैसे किसी को है ना, कोई किसी को बर्थडे सबको किसी को याद रहती है, और किसी को आप कितना ही करा दो उसको याद नहीं रहती। तो कोई चीज़ें कोई आसानी से अपने आप उनको बिना एफर्ट के याद रहती है। हमारे आशु जी उसी में से। कुणाल जी, राकेश जी कोई गलती तो करे, बिना एफर्ट के याद रहेगी। आइए तब तक बिल्कुल आशु सर के लिए BTSC का स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं सर।
अनिल जी, जो राकेश जी ने कहा पहले तो उस पर विशेष टिप्पणी की, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अनिल जी। हम जी बिजनेस सुनते हैं, देखते हैं, और अनिल जी मैं जहां जाता हूं तो भी छुट्टी नहीं लेता हूं। सोचता हूं कि चाहे वो पटियाला हो चाहे रांची हो, अगर वाईफाई मिल जाए और जगह मिल जाए शो करने की तो जरूर करेंगे। और अनिल जी जब इंटरनेशनल ट्रैवल करूंगा तो भी कोशिश करूंगा कि टाइम जोन्स मैच करके किसी तरह से शो करेंगे। और दूसरी एक और ऑब्जर्वेशन अनिल जी, आपने जरूर ध्यान दिया होगा, मेरा आज तक आपने कभी टोका नहीं होगा कि मैं म्यूट हूं। मैं अनिल जी कभी म्यूट नहीं करता हूं। जो 1.5 घंटा मेरा होता है टोटल डेडिकेटेड होता है जी बिजनेस पे, और बाकी तो कभी नहीं सर, कभी नहीं, म्यूट कभी नहीं होता, कभी नहीं सर। उल्टा आप सोचो, हम सोचते कि आपको म्यूट कैसे करें। यार प्रॉब्लम उल्टी वाली है। मजाक की बात है। नहीं, ये तो आपकी क्वालिटी है। ये तो फ्री हिट दिया था, ये तो लेना ही था। मेरी बीटीएसटी कॉल जी इस वक्त मोस्ट फेवरेट स्टॉक पे है, जिसको मैं दोबारा से दे रहा हूँ क्योंकि उसके बारे में हमने 2-3 दिन से बात की और आज भी की है। और अनिल जी इसका जो मैं मतलब एक इंटरवेंशन चाहूंगा वो कुणाल जी से नहीं, राकेश जी से चाहूंगा, क्योंकि वो भी इसको ट्रैक कर रहे हैं, डिस्कस भी हुआ है हमारा, और वो बहुत अच्छे से अनिल जी वो रिस्पॉन्सिबल भी रहेंगे। अगर मैं दूंगा तो वो मंडे ट्यूसडे को याद भी रखेंगे, दिलाएंगे भी। राकेश कुणाल जी की तरह नहीं सर कि बिल्कुल भूल जाते हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है, कि उस वक्त बिल्कुल एक प्रोफेशनल एडवाइस दी, बाकी कोई इमोशन नहीं रखते। तो अनिल जी मुझे जिस तरह से टाटा पावर में क्लोजिंग आ रही है, अनिल जी जो मैं बताता था कि वो बोल रहा था कि स्टॉक थक जाता है, कुछ टाइम ज्यादा लेता है, चाहे वो स्टॉक ऑफ द सीरीज हो मेरा। मुझे लगता है अनिल जी जिस तरह से क्लोजिंग टाटा पावर की आ रही है, ऑलमोस्ट डे हाई पे बंद हो रहा है, और मुझे लगता है कि अनिल जी अब इसमें वो जो ट्रैक्शन 2-4 दिन से पेंडिंग था या आना था, वो किसी वक्त भी आ सकता है। तो मेरा बीटीएसटी कॉल है अनिल जी 232 रुपए पे टाटा पावर का, और स्टॉप लॉस 224 का है, टारगेट ओपन है। और अनिल जी इसकी जो लिमिटेड इंटरवेंशन है वो राकेश जी से चाहिए, क्योंकि मेरे बाद उन्होंने सबसे पहले चार्ट कॉर्नर पे कॉल दी थी। बंसल जी मदद करें टाटा पावर के लेवल्स के साथ। अरे अनिल जी मदद कर रहा हूँ, बट आशु जी आप कुणाल जी के साथ ही जाया करो, कुणाल जी नाराज ना हो जाए, चार्ट कॉर्नर खतरे में आ जाएगा। तो आपके लेवल गलत निकल के जाए, ट्रोलिंग कर देंगे। अनिल जी बेहतर यही होगा। मैं अनिल नहीं अनिल जी एक्चुअली क्या है, ये वैलेंटाइन है कुणाल जी के, तो अनिल जी मेरा तो वही है, जब मेरे को दिक्कत लगती है तो ओवर टू यू कुणाल जी। नहीं, एक मिनट, ये वैलेंटाइन कुणाल जी के हैं। जब कभी डिनर पे जाते तब तो कभी आप ये नहीं बोलते आप दोनों डिनर पे जाऊं, मैं नहीं आता हूं। फोटो तो तीनों की हमेशा साथ में देखी हमने, वहां पे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आती इन दोनों को अकेले जाने दो। जी लेवल आपको ही देखने पड़ेंगे। देखो टाटा पावर के, मैं कुणाल जी के पास नहीं जा रहा। राइट अनिल जी, राइट, वेरी राइट। देखो देखिए अनिल जी सबसे क्लियर है यहाँ पर, स्टॉप लॉस बड़ा क्लियरली डिफाइंड है। 228 228 का स्टॉप लॉस लेके बैठ जाए। अनिल जी मंडे ट्यूसडे को यहीं पर ही होऊंगा तो तब अपडेट कर दूंगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए। एज ऑफ नाउ 227 228 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदें इसको। ओके 228 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। टाटा पावर में अपसाइड है, बने रहें, ट्रेल करते चले। ये राय आपके लिए आशु सर और बंसल जी की तरफ से न चाहते हुए भी जॉइंट में आती हुई। आइए इस बीच नतीजे आपके सामने आ रहे हैं। फाइजर का मुनाफा 200 करोड़ से घटकर 32 करोड़ बस। अच्छा ओके, ये फाइजर का स्टैंड अलोन मुनाफा है जो कम होकर आता हुआ दिख रहा है। नतीजे आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। और कामकाजी मुनाफा है वो 286 करोड़ से 191 में। प्रोफेशनल ऑपरेशनल लेवल पर भी परफॉर्मेंस थोड़ी सी खराब आती दिख रही है। अभी गुजरात फ्लोर के नतीजे में मैं देख रहा था, वो देखना था, वो मिस हो गया जब तक दूसरे नंबर्स आ गए। एक बार जरा गुजरात फ्लोर के भी नंबर्स ला पाए स्क्रीन पर तो जरा एक बार वो भी देख लिए जाए, ताकि बता दें हम हमारे दर्शकों को। वो तो अच्छे दिख रहे थे वैसे तो। 55 करोड़ के घाटे के सामने 25 करोड़ का मुनाफा कंसोलिडेटेड बेसिस पर आता हुआ गुजरात फ्लोर में। स्टॉक 2% मजबूत भी आपको दिखेगा। ये नंबर्स आते हुए इस वक्त आपके, तो नंबर्स एक के बाद एक धड़ाधड़ आते हुए दिख रहे हैं और उस पर आपको करना है फोकस। मिड कैप्स में बहुत बड़ा एक्शन हो रहा है। और एक स्टॉक जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, एनएमडीसी, नतीजों के बाद किरण जी से राय भी ली थी। 1 करोड़ 64 लाख शेयर्स के उसके बाद ही ब्लॉक डील हुई। आई थिंक किरण जी ने सही ब्लॉक डील के टाइम पर ही लेवल्स दे दिए थे और वहां से 2 रुपए भागा भी स्टॉक का। किरण जी एकदम उसी लेवल से 2 रुपए की तेजी पे बनी एनएमडीसी में, कोई रिवाइज लेवल सर अब इसके लिए?
देखिए जो मैंने कहा था लेवल वो 117 120 के आसपास के टारगेट्स दिए थे पोजिशनली, मुझे लगता है कि यही टारगेट्स मान के चलने चाहिए। जो मैंने 107 का स्टॉप लॉस दिया था उसको ट्रेल करना चाहिए, 109 रुपए 50 पैसे या 109 के आसपास लेके आना चाहिए। और ये स्टॉक मुझे लगता है कि वो टारगेट जो मैंने कहे बिल्कुल आते दिनों में टेस्ट करते नजर आ जाना चाहिए। और दीप अभी अभी एक ब्रेकआउट आया तो एक जल्दी से बिगुल बजवाइए मेरे लिए। किरण जी, मैं आ जाता आपके पास सर, बट कतार में 2 लोग ऑलरेडी आ गए हैं। उनके बाद आता हूं सर। कतार तो फॉलो करनी पड़ेगी। पहले बिगुल, मुनाफे वाली मुद्दत। बताएं सर। दीप, एक ऐसा स्टॉक जो ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर बहुत बड़ा ब्रेकआउट के पास ये काउंटर है, थोड़ा सा प्रीएम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक में जिस तरह की एक्टिविटी बनती हुई नजर आ रही है एक बढ़िया अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। ऑप्शन के जरिए पोजीशन बनानी है, बाय करके चलना है टीवीएस मोटर्स का 950 का कॉल ऑप्शन बाय करना है, जो 27 रुपए पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पहला टारगेट बनेगा 37 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 44 रुपए का। जिस तरह की एक्टिविटी बनती हुई नजर आ रही है, लगातार ये काउंटर तेजी में है, लास्ट 5 दिनों से कंसोलिडेशन था, एक पेन एंड पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है, बढ़िया वॉल्यूम के साथ बाइंग होती हुई नजर आ रही है। साथ के साथ 950 980 तक के राइटर्स यहाँ पर ट्रैप होते हुए नजर आ रहे हैं, पोजीशन कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस तरह के डेरिवेटिव डाटा चार्ट्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, एक बड़ा अपसाइड मूव ये काउंटर डिलीवर कर सकता है। तो 950 का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, जिसका टारगेट 37 रुपए और 44 रुपए होगा, स्टॉप लॉस रहेगा 21 रुपए का। ओके, तो यह है आपके लिए टीवीएस मोटर। आज सुबह सिद्धार्थ जी ने भी सुपर सेट के तौर पर इस पर कॉल दिया था। आइए सुमित जी के पास चलते हैं। सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दीपांशु, बाय का स्टॉक है 72 रुपीज 50 पैसा, 72 रुपीज 55 पैसा का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया के अंदर मोमेंटम बन रहा है, लास्ट 3 दिनों के हाई ब्रेक हो रहे हैं। एनएलसी इंडिया जून के हाइस के ऊपर आ चुका है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर अगले हफ्ते एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है 68 69 के पास, 68 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 78 रुपए से लेके 80 रुपए तक के लेवल 1-2 दिनों के अंदर एनएलसी इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। तो एनएलसी इंडिया को खरीदारी करें, 68 का स्टॉप लॉस, 78 और 80 के टारगेट्स के लिए। एनएलसी इंडिया, इस पर करनी है खरीदारी, यहां पर आपको रखना नजर। मोमेंटम में आ रहा है काउंटर। आइए किरण जी के पास चलते हैं। किरण का कमाल। किरण जी बताएं सर। इस स्टॉक पे थोड़ी देर पहले बात हुई थी। पेट्रोल ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL, इस पे ही बाय कॉल है। 255 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 7 रुपए 70 पैसे के आसपास मिल रहा है, वो बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 1.5 रुपए नीचे, लगभग 6 रुपए का। और सोमवार मंगलवार का टारगेट रहेगा 13 रुपए का। जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट और 250 में 16 रुपए 40 पैसे का जो 16,40,000 शेयर्स का जो ऑप्शन बैरियर है, ये इसने क्रॉस किया है। जिस तरीके से ये चार्ट पैटर्न पैन आउट हो रहा है, मेरा मानना है कि 265 270 की ओर चलता नजर आ रहा है। रिजल्ट्स है, पर जिस तरीके से NMDC के रिजल्ट्स खराब एक्सपेक्टेड थे, उसके बावजूद ये स्टॉक चला, उसी तरह से मुझे लगता है कि HPCL में लॉस का फिगर आ सकता है रिजल्ट्स के ऊपर, पर जो पैटर्न है वो बिल्कुल सलाह दे रहा है कि 265 270 की ओर ये स्टॉक चलेगा। तो मेरा मानना है कि 13 रुपए का मेरा टारगेट 255 के कॉल ऑप्शन का बिल्कुल आपको सोमवार मंगलवार तक देखने को मिल जाना चाहिए। बिल्कुल, तो 255 का कॉल ऑप्शन खरीदें, करीब 7-8 रुपए में आपको मिल रहा है और यहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिख सकती है। HPCL नतीजों से पहले ये काउंटर भी है एक्शन में। एक करेक्शन भी हमारी तरफ से, गुजरात फ्लोरो के नंबर्स नहीं आए थे, GFL लिमिटेड के नंबर्स आए थे, जहां पर हमने देखा 55 करोड़ के घाटे के सामने आपने 25 करोड़ का मुनाफा देखा। वो गुजरात फ्लोरो नहीं थी कंपनी, वो GFL लिमिटेड थी। एक करेक्शन हमारी तरफ से ध्यान रखेगा। पर आइए 3:20 हो रहे हैं और लेते हैं अनिल जी से आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, ठीक है, ग्लोबल मूड माहौल, डाउ फ्यूचर्स हल्की बढ़त दिखा रहा है, नैस्डैक फ्यूचर्स हल्की गिरावट, लगभग सपाटी आप कह सकते हैं। अमेरिकी बाजार, यूरोप में आधे % तक की कमजोरी है, कच्चा तेल 95 के नीचे है, रुपया भी मजबूत है। हालांकि थोड़ा रुपया 30 पैसे मजबूत था, 22 पैसे मजबूत दिख रहा है, बट ठीक है एक्शन।
ऐसी कोई समस्या है नहीं। और दीप 17,300 के ऊपर बंद हो रहे हैं, इनफैक्ट 17,388 की अब तक की बेस्ट क्लोजिंग मिली है, उसके आसपास या उसके ऊपर बंद होने की तैयारी में। तो 15,200 से जो हमने नॉन स्टॉप तेजी देखी उसमें बेस्ट क्लोजिंग मिल रही है और ये वीकली क्लोजिंग भी है। सो आई थिंक लॉन्ग पोजीशन अभी भी बनाए रख सकते हैं। अभी तक तो कोई ऐसा सिग्नल नहीं आया। अब हर रोज तो बढ़ नहीं सकता, करेक्ट। पहले हर रोज बढ़ रहा था तो सब बोलते अरे रोज बढ़ रहा है कब रुकेगा। अब रुका तो क्यों रुक रहा है। तो मार्केट से आप कभी सेटिस्फाइड हो तो नहीं सकते, नहीं हो लेकिन है तो मार्केट ऐसे ही। तो 17,400 पर बढ़िया क्लोजिंग मिल रही है। मुझे लगता है आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को बनाए रखें। अगर किसी को रिस्क अपनी मैनेज करनी है 17,200 का पुट खरीदें और शॉर्ट साइड पर कोई है तो 17,500 का कॉल ऑप्शन रखकर उन्हें अपनी शॉर्ट पोजीशन को हेज करना चाहिए। ये मेरी राय होगी। बैंक निफ्टी 37,900 के आसपास बंद हो रहा है, अच्छी क्लोजिंग है ये भी, कोई खराब क्लोजिंग नहीं किसी भी लिहाज से। अपनी लॉन्ग पोजीशन आप यहाँ भी बनाए रख सकते हैं। हेजिंग के लिहाज से 37,500 का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं अगर आपको खरीदना है तो। बढ़िया परफेक्ट मार्केट है, कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग पोजीशन को कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अंडरस्टूड सर। तो चलिए ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से राय। पोजीशन है, कैरी करिए, हेज जरूर बना के रखिएगा। आइए बैन से बेनिफिट क्या हो सकते हैं, बदलाव जानते हैं आशीष के साथ। आशीष बताएं, एस्कॉर्ट्स है ऑलरेडी बैन में, इसको कंपनी देने के लिए कोई आ सकता है या फिर ये बाहर जाएगा? दीपांशु, एस्कॉर्ट्स को 2 स्टॉक कंपनी देंगे। सबसे पहले बलरामपुर चीनी। बहुत कम स्टॉक ऐसा होता है कि बैन में आए, लेकिन पोजीशंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। कल 86% पर थी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, अभी है 129%। और दूसरा स्टॉक है डेल्टा कॉप। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कल जो है 81% थी, अब 109% है। तो यानी बलरामपुर चीनी और डेल्टा कॉप ये दोनों 95% के ऊपर है, बैन में आ जाएंगे। बाकी एस्कॉर्ट्स तो अभी 86% पे है, तो थोड़ा दिन 1-2 दिन और बैन में रहेगा। 80% से नीचे नहीं आई है पोजीशंस, एस्कॉर्ट्स बैन में बना रहेगा। बलरामपुर चीनी और डेल्टा कॉप ये 2 स्टॉक बैन में आएंगे। बिल्कुल, तो बलरामपुर, डेल्टा कॉप ये दोनों बैन में आने की तैयारी में है और एस्कॉर्ट्स बना रहेगा। तो बैन लिस्ट ट्रिपल हो सकती है मंडे को, इस पर रखेंगे नजर। एक बार बलरामपुर पर सिमी जी की राय ली जाए। सिमी जी, क्या व्यू बनता है? नतीजों के बाद थोड़ा दबाव भी हमने देखा था, आज अच्छी खबर आई है। जो एक्सपोर्ट लिमिट है, हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी, वो 10 लाख से बढ़कर 12 लाख हो सकती है। बट फिलहाल जरा बताएं क्या राय है बलरामपुर चीनी 350 का लेवल? दीपांशु, ये स्टॉक एक ब्रेकडाउन में है और 350 के नीचे क्लोजिंग भी हो रही है, तो मुझे लगता है कि फ्रेश वीकनेस के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। तो एक छोटा सा टारगेट 345 का हो सकता है। 345 ब्रेक करेगा तो 330 के आसपास जो लो बना था 331 के आसपास 7 जुलाई का, वो लो भी टेस्ट हो सकता है। तो 350 के नीचे स्टॉक वीक है, तो यहाँ पे कोई मतलब अगर कोई फ्यूचर्स में लॉन्ग होल्ड कर रहा है तो उन लोगों को मैं एग्जिट करने का सलाह दूंगी। और पोजिशनल के लिए तो देखो, मैं ये सिर्फ यही कह सकती हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर है तो होल्ड कीजिए, नीचे एक्यूमुलेट करना होगा। पर फिलहाल कोई भी मतलब स्पेकुलेटिव लॉन्ग पोजीशंस है तो एक बार 350 के नीचे क्लोज हो रहा है तो एक बार एग्जिट करना ही बेहतर है, क्योंकि नीचे मौका मिल सकता है वापस। ओके, तो नीचे एक मौका बन सकता है वापस, उस पर रखेंगे नजर। बट फिलहाल बैन में आने की तैयारी में है बलरामपुर चीनी, इस पर रखिएगा नजर रखिए। टैलब्रॉस इंजीनियरिंग छोटा स्टॉक है और सर्किट की तरफ जा रहा है, क्योंकि मुनाफा 3.25 करोड़ से बढ़कर 8.25 करोड़ का आपने आते हुए देखा है। आय 67 करोड़ से बढ़कर 112 करोड़ की आती हुई दिखी है। तो आय में एक जबरदस्त उछाल देखा है और मुनाफे में भी बढ़िया बढ़त दिखी है, डबल से ज्यादा हो गया इसका मुनाफा। और सर्किट पर जा रहा है टैलब्रॉस इंजीनियरिंग। इनफैक्ट अभी रिएक्शन आया, नंबर्स आते ही रिएक्शन आया, पूरे दिन कुछ नहीं कर रहा था काउंटर, पर अब सर्किट लगते हुए दिख रहा है। 20% का सर्किट टैलब्रॉस पर आपको लगने की तैयारी में है। आइए, बात निकली है स्पेस से अमर राजा, इस पर भी करते हैं फोकस, क्योंकि इसके भी आने वाले हैं नतीजे। कुशल है हमारे साथ बताने के लिए कैसे रह सकते हैं अमर राजा के नतीजे। कुशल बताइए। मिले जुले नंबर्स रहने का अनुमान है दीप। सबसे पहले आय करीबन 21% बढ़कर 2275 करोड़, एबिडा 3.5% गिरकर 241 करोड़ पर रह सकता है। और कंपनी की जो मार्जिन्स हैं वहाँ पर भी डिप रहेगा, 13.3% के मुकाबले अब 10.6% के मार्जिन्स क्लॉक इन कर सकती है कंपनी। और मुनाफे के लिहाज से भी 7% गिरकर 115 करोड़ पर यह आंकड़ा रह सकता है। 18% की ग्रोथ ऑटोमोटिव बिजनेस में और 25% की ग्रोथ इंडस्ट्रियल सेगमेंट में हम उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो लीड की कीमतों में गिरावट आई है उससे मार्जिन्स में थोड़ा सा सुधार होता हुआ दिख सकता है, करीबन 50 बेसिस पॉइंट्स का। ओके, तो ये है आपके लिए अमर राजा, जिस पर रखना है फोकस। बीच में थोड़ा मोमेंटम में आया था, उसके बाद इस काउंटर में आपने कुछ मूव नहीं देखी है। सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं उनकी कॉल। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। और बहुत समय के बाद इस स्टॉक में मैं बाय का व्यू दे रहा हूं, क्योंकि ये स्टॉक के अंदर इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है।
स्टॉक का भाव चल रहा है 34.50 रुपए, 34.60 रुपए। स्टॉक का नाम है एनबीसीसी। एनबीसीसी के अंदर मल्टीपल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट है, एनबीसीसी के अंदर इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, एनबीसीसी के अंदर मई के हाई के ऊपर ये स्टॉक अभी आ चुका है। मेरे को लग रहा है कि अगले हफ्ते के अंदर ये स्टॉक में यहां से 5 से 7 रुपए का ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। 32.50 रुपए से 33 रुपए ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 32.5 के स्टॉप लॉस से एनबीसीसी में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। आज वॉल्यूम्स के साथ इसके अंदर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये स्टॉक अगले हफ्ते के अंदर 38 रुपए से लेके 40 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। एनबीसीसी बीटीएसटी के तौर पे खरीदारी करें, 32.50 का स्टॉप लॉस, 38 रुपए से लेके 40 रुपए तक के टारगेट देखने को मिलने चाहिए। बिल्कुल, तो एनबीसीसी इस पर रखिए नजर, अगले हफ्ते नतीजे भी आने वाले हैं और स्टॉक भी आपको मोमेंटम में दिख रहा है। कैश का ऑप्शन जुड़ रहे हैं हमारे साथ जय ठक्कर। गुड आफ्टरनून जय, बताएं क्या करने के जाना है बाजार में? बिल्कुल दीप, गुड आफ्टरनून टू यू एंड गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। दीप 17,500 का कॉल खरीदे, 88.70 पर मिल रहा है अभी ये, इसको अभी ये लेवल्स पर खरीदना है दीप। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होगा ऑन द लोअर साइड विल बी एट 31, सो 31 पर आप स्टॉप लॉस लगाए, थोड़ा दूर दे रहा बिकॉज वीकेंड भी है। अगर फ्लैट खुला दीप अगर बाजार मंडे को, तो फिर थोड़ा बहुत हमें ठीटा डी होते हुए देखने मिल सकता है। अदरवाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दफे ऊपर में 17,500 से लेके 550 तक के लेवल्स निफ्टी में आपको देखने मिलेंगे। जब तक ओवरऑल अगर आप देखें तो 17,250 से लेकर 300 की जो रेंज है वो मेंटेन कर रहा है मार्केट। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड ऊपर की तरफ है और इनफैक्ट थोड़ा ओवरसोल्ड भी लग रहा है शॉर्ट टर्म में। मार्केट कंसोलिडेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो पीसीआर भी नीचे, मोमेंटम भी काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। टेक्निकली डेरिवेटिव्स पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में फिर से एक 150 पॉइंट तक का एक अपमूव आपको देखने मिल सकता है। इसीलिए 17,500 का कॉल 11 अगस्त की एक्सपायरी का खरीद के चले। 17,500 का कॉल खरीदना है। जय का पॉजिटिव मोमेंटम जो बाजार पर बना हुआ था वो बरकरार है। जय एक बार टारगेट बताएंगे, 89 पर खरीदना है, टारगेट क्या है इसके? जी। सो ऊपर में फर्स्ट टारगेट दीप जो इसका निकल कर आएगा दैट वुड बी एट 131 एंड सेकंड टारगेट विल बी 153। सो 131, 153 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे हैं। तो ये है आपके लिए राय जय की तरफ से खरीदारी की निफ्टी के 17,500 की कॉल। एनएमडीसी आज का स्टार रहा है, जबरदस्त मूव, अभी भी इसमें आप एक स्पाइक फिर से बनते हुए दिख रहे हैं। वहां पर एक्शन है। एनटीपीसी पर भी निचले स्तरों से थोड़ा थोड़ा आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है और इंडिया बुल्स हाउसिंग इस पर रखिए नजर, आज ये भी थोड़ा एक्टिव रहा है काउंटर, देखते हैं कैसी मूव आएगी। बट आज का एक स्टार था और वो है मन्नापुरम, नतीजों के बाद बड़ा रिएक्शन आते हुए दिखा था। किरण जी, हाईली अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक बट आज एक बड़ा रिबाउंड था मन्नापुरम, अब क्या लेवल्स बनते हैं सर इसके लिए? मन्नापुरम ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और वो ब्रेकआउट का लेवल लगभग आता है 105 के आसपास, तो आपका स्टॉप लॉस अभी 104 होना चाहिए। और मेरा मानना है कि टारगेट्स के लिए आप एक्सपेक्ट करना चाहिए सोमवार के लिए 114 रुपए के आसपास, पहले मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ, और दूसरा रहेगा 117 रुपए 80 पैसे। तो ये दो टारगेट्स मान के चलने चाहिए अभी के लिए। रखिएगा नजर, वायदा कारोबार में आज जबरदस्त परफॉर्मेंसेस की आती रही, बट बाजार के लिए एक और अच्छा दिन, एक और अच्छा हफ्ता, लगातार 3 हफ्तों से पॉजिटिव ट्रेंड बाजार ने बनाया हुआ है, आज भी वो बरकरार रहा। श्री सीमेंट और अल्ट्राटेक टॉप गेनर्स आपके लिए। सीमेंट में आज सुबह से पॉजिटिव एक्शन बना हुआ था। आईसीआईसीआई बैंक बढ़िया मोमेंटम में, यूपीएल में अच्छी खरीदारी, भारतीय एयरटेल मंडे को आने वाले इसके नंबर्स, उससे पहले अच्छा एक्शन दिखाता हुआ, विप्रो इन्फोसिस दोनों में खरीदारी, एचयूएल, एलएनटी, आईटीसी, इन सभी दिग्गजों ने बाजार को दिया है सहारा। ब्रेथ भी बाजार की अच्छी रही। आयशर मोटर्स 2.5% नीचे था। ब्रिटानिया नतीजों के बाद स्पेशली जो वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े थे वो खराब रहे, कमजोर। हिंडाल्को, एमएनएम, रिलायंस के सहारे के बावजूद आप देख रहे हैं निफ्टी पॉजिटिव क्लोज होता हुआ। मारुति, हीरो मोटोकॉर्प में भी दबाव, टाटा मोटर्स भी आज फिसला है। एचडीएफसी बैंक और कोटक, इन तीनों ने कुछ नहीं करा आज के ट्रेड में। वायदा कारोबार की तरफ आइए और ढेरों स्टॉक से जो मोमेंटम में रहे, मन्नापुरम के अलावा इंटरग्लोब एविएशन, एनएमडीसी नतीजों से पहले, टाटा कम्युनिकेशंस, नवीन फ्लोरिन, मुथूट, पिडिलाइट, जेके सीमेंट, एक और सीमेंट काउंटर, दालमिया भारत नतीजों पर ये भी रिएक्ट कर रहा था। पीआई इंडस्ट्रीज, एचपी, आईओसी दोनों में पॉजिटिव मोमेंटम। बीपीसीएल भी खरीदारी दिखा रहा था। आईडीएफसी लिमिटेड, इंडिया बुल्स हाउसिंग, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस नतीजों का रिएक्शन। जेएसपीएल, रैमको सीमेंट, टोरेंट पावर और ऑरिकल फाइनेंस, यहां पर भी आपने पॉजिटिविटी देखी। गिरावट नतीजों के बाद 7% टूटा है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। गेल में आपने 5.5% की गिरावट देखी है। अगेन मैनेजमेंट कमेंट्री नतीजों के बाद। बलरामपुर चीनी 2 दिनों से कमजोर, अब तो बैन लिस्ट में भी आ सकता है। वोल्टास, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रॉम्पटन ग्रीव, सुबह हमने बड़ी ब्लॉक डील होती देखी थी, उसके बाद से ही स्टॉक दबाव में बना हुआ है।
हनीवेल ऑटो, BHEL, मैरिको नतीजों से पहले। इसके साथ ही जाइडस लाइफ साइंसेज, हैवेल्स, बंधन बैंक, MCX, इंटेलेक्ट डिजाइन, PVR, बिरला सॉफ्ट और गोदरेज प्रॉपर्टीज कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने वीकनेस देखी है। कैश मार्केट की तरफ आइए और यहां पर भी भरपूर रिएक्शन था और ज्यादातर नतीजों की मूव दिखी। हालांकि NBCC अगले हफ्ते आएंगे नतीजे, उससे पहले खरीदारी दिखाता हुआ आपको सोलार इंडस्ट्रीज, ज्योति लैब्स, फैक्ट, यहां पर भी नतीजों का रिएक्शन था। JSW एनर्जी, NLC इंडिया, सुमित जी अभी इसके बारे में बात कर रहे थे। स्पाइस जेट काफी भारी उतार चढ़ाव ऑलरेडी इस काउंटर में आपने होते हुए देखा है। कोचिन शिपयार्ड, टाटा एलेक्सी, सुप्रीम पेट्रो और रेडिंगटन कुछ और काउंटर्स जहां पर तेजी थी। वेंकीज 12% की गिरावट, वेल्सपन कॉप नतीजों के बाद 6.5% नीचे। गुजरात एल्कलीज, जोमैटो 3 दिन की तेजी का ट्रेंड यहां पर ब्रेक होते हुए दिख रहा था। KEC इंटरनेशनल, अंबर एंटरप्राइजेज, जुबलेंट इंग्रेविया और क्लोजिंग मानी जाएगी। हल्की बढ़त के साथ निफ्टी क्लोज हो रहा है 17,400 से ज्यादा दूर नहीं, 150 पॉइंट ऊपर 37,900 पर निफ्टी बैंक।